ठीक नहीं कर रहे हो, संभल जाओ। घर है, परिवार है, तुम्हारी खुद की जिंदगी है। यही नेहरू नगर चौक से आते हो, यही सुपेला चौक 4 लेन में चलते हो, प्रधानमंत्री के खिलाफ खबर लिख रहे हो आप। तो आज भी मुझे जब जब दिखता है तब तब बोलता है तुझे बर्बाद कर दिया है। अगर ठीक है भाई, छाप दिए, अगले दिन भाई जेल चले गया, यशवंत साहू ने बजा दिया। इस बात का हम घमंड मिलाइए उसको, मालिक से बहुत प्रेम करता है। आपके अंदर पागलपन नहीं है तो आप कुछ नहीं। राजनांदगांव के छोटू को उन्होंने यशवंत साहू बनाया। जय जोहार, नमस्कार। मेरा नाम है विरल नामदेव और मेरे साथ बैठे हैं यशवंत साहू भैया। और ये मैंने बहुत टाइम पहले से सोच के रखा था कि आपको कॉपी करूँगा। अरे कॉपी नहीं तो ठीक है, कॉपी करना क्या मतलब, मैंने भी कहीं से सीखा होगा, कहीं से देखा होगा कि जय जोहार। तो जय जोहार तो बोलते ही छत्तीसगढ़ में एक टैगलाइन है, मतलब कोई बात शुरू करने से पहले किसी से मिलते हैं तो जय जोहार बोलते हैं। जय जोहार भी ऐसे करके तो जय जोहार है वो। इसका मतलब क्या होता है जय जोहार? जय जोहार मतलब कि राम राम दुआ सलाम, दुआ सलाम कि भैया कैसे हो। जो शुरुआत जय जोहार से करते हैं, जय जोहार मतलब आपका जय हो, सब बढ़िया। मेरे अंदर का मैं आपको प्रणाम करता है, आपके अंदर ऐसा बस 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 एक दूसरे से टिकिंग गिवन वाला। तो Yes. जयराम बोलते हैं ना कि हाँ। गांव में जाओगे ना तो जयराम भैया, वैसे ही जय जोहार कर देते हैं। तो किसी चीज़ से शुरुआत करने से पहले करते हैं ना अपन, तो वही जय जोहार है। श्री गणेश हमारे छत्तीसगढ़ का ये श्री गणेश से जी। हम लोग श्री गणेश करते हैं आज के पॉडकास्ट का जी। और शुरू करते हैं सबसे पहले भिलाई टाइम्स और इसकी शुरुआत कैसे हुई, पहले तो मुझे ये जानना है। और उसके बाद में कि इसका नाम भिलाई टाइम्स क्यों है। शुरुआत कैसे हुई, ज़्यादा फ्लैशबैक में नहीं जाएंगे, आज से 3-4 साल पहले जाएंगे। 2019 में हमने इसकी शुरुआत की, क्योंकि उस समय एक दौर आया, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थोड़ा सा लोग उब गए थे। मतलब कि लोग टीवी देखते नहीं थे और अखबार पढ़ते नहीं थे। आज की युवा पीढ़ी भी शायद मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा संख्या में अखबार पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते अखबार। टीवी हम आप देखते नहीं है, जब खाना खाने बैठते हैं तब टीवी देखते हैं। तो आपका टोटल इंगेजमेंट मोबाइल पे है। तो हम 2019 में इस चीज़ को भाप लिए थे कि यार लोग जो है शिफ्ट हो गए हैं टीवी और अखबार से मोबाइल में। क्योंकि मैं खुद उस समय दैनिक भास्कर में था, तो इसकी कल्पना हम लोग कर चुके थे कि अब करना चाहिए। दैनिक भास्कर में था मैं, तो शुरुआत करनी चाहिए। क्या होता था कि जब हम किसी खबर छापते थे तो सामने वाला ना कटिंग मांगता था, भैया मेरी वो खबर छपी कि नहीं छपी, एक बार वो अखबार की कटिंग भेजोगे क्या करके। तो बड़ा बेइज्जत वो लगता था, साल दिमाग खराब होता था कि यार मतलब अखबार में खबर भी हम छापे, कटिंग भी तुमको हम ही भेजें, तो तुम पढ़ते नहीं हो क्या। बोले भैया आज नहीं पढ़ पाया। तो ये जो संख्या है ना, नहीं पढ़ पाया बोलने वालों की संख्या, वो भयंकर तेजी से बढ़ती गई। और आज की तारीख में जो अखबार की जो संख्या, मतलब उस समय सोचो 2019 में कोई अखबार 40,000 कॉपी होता था, तो आज वो 20,000, 15,000 इस लेवल पे डिक्रीज़ हुआ है, मतलब घटे हैं। तो हमने सोच लिया था कि जब कुछ नया करते हैं, उस समय मार्केट भी इतना ज़्यादा नहीं था, वेबसाइट्स बहुत कम थे, यूट्यूब तो लगभग उतने ज़्यादा आए नहीं थे यूट्यूब पोर्टल्स में। तो 2019 में मेरी वाइफ शिल्पी और मेरे साले साहब आदित्य घोष, जो अभी भी साथ में ही हैं पूरे हम लोग, उन्होंने शुरुआत की। और मैं तो चूँकि भास्कर में था तो डायरेक्टली इस पर नहीं आता था, लेकिन जो भी गाइडेंस होना होता था, जो गाइडेंस देना होता था, चाहे हेडिंग के मामलों में हो, चाहे खबरों के मामलों में, तो 2 साल तक मैं 2021 तक इनकी पूरी मदद करता था, भिलाई टाइम्स को आगे बढ़ाने में, भिलाई टाइम्स को ग्रोथ करने में, भिलाई टाइम्स को जन्म देने में। और 21 में जन्म देने में, हाँ। तो नवंबर 2019 की स्टार्ट है। 21 में फाइनली मैं भास्कर रिज़ाइन किया। उस समय भास्कर में मैं सिटी चीफ पोजीशन पे था, मतलब आपके अंडर में 9-8 रिपोर्टर होते हैं और आपको पूरी टीम को संभालना है कि आज अखबार में क्या छपेगा। ये आपको सुबह 10:30 बजे प्लानिंग करनी होती है। तो वो जो प्लानिंग करने का काम होता है वो वहाँ के सिटी चीफ का होता है। उसको अपने संपादक जो एडिटर होते हैं उनको पेश करना पड़ता है कि यार बॉस ये आज 10 खबरें हैं, इनमें से 10 खबरों में हम ये लीड खबर जो सबसे बड़ा रहता है ना, बड़ा देखते हैं अखबार में, भिलाई दुर्ग भास्कर हो गया, फिर दैनिक भास्कर लिखा रहता है, उसके ठीक नीचे बड़ी खबर होती है, लीड खबर बोलते हैं। वो लीड खबर क्या होगी ये बताना, डीसी खबर क्या होगी, बॉटम खबर क्या होगी, आज की फोटो क्या होगी, प्लानिंग पूरी करने के जो काम होता है वो सिटी चीफ का होता है। तो ये काम मैं 3 साल तक 2018, 19, 20, 21 तक करता रहा। 21 तक करता, 3-4 साल किया सिटी चीफ के एज ए पोजीशन पे। उससे पहले तो रिपोर्टर था मैं। उसके बाद फिर हमने 21 में फाइनली यूट्यूब स्टार्ट किया और 6 अप्रैल 2021, हाँ 21 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, 6 अप्रैल 2021 को पहला वीडियो मैंने डाला एज ए माइक पकड़ पहली बार।
6 अप्रैल 2021 को, जिस दिन लॉकडाउन लगा था पूरे छत्तीसगढ़ में। देश में तो लग ही चुका था, जो सेकंड फेज का लॉकडाउन था वो पूरे देश में एक साथ बहुत कंटिन्यू चला था, 1 हफ्ते तक चला था वो पहला दिन था। अंजोरा बाईपास में मैंने पहली स्टोरी की थी, और मेरा कैमरामैन मुझे याद है आज, जो वो रायपुर में है, राजेश निषाद भाई, वो कैमरा पकड़े थे। तो हम दोनों एक दूसरे कैमरा पकड़ते थे। हमारे पास कैमरामैन नहीं था, और मेरे पास वो फ़ोन 12-13 हज़ार 15 हज़ार वाला फ़ोन हुआ करता था। उस फ़ोन से मैंने पहला वीडियो बनाया था। वो वीडियो चला भी था, लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था। पहला दिन जब पहला वीडियो बना तो भयंकर हड़बड़ा गया था मैं, बहुत मतलब होता है ना अंदर से। अब सोचो 10-11 साल तक आप अखबार में लिख रहे हो, खबर लिख रहे हो, आपको अचानक से माइक पकड़ा दिया जाए और बोला जा रहा है कि आपको स्टोरी करनी है, रिपोर्टिंग करनी है, तो थोड़ा सा रहता है ना। तो वो पुराना वो वीडियो उठा के देखो, स्टैमर हो जाता है। हाँ, बड़ा हो जाता है। तो ठीक है, पहला वीडियो था वो। उसके बाद चीज़ें चलती गई, काम होते गए, यहाँ तक आ गए आज। भिलाई टाइम्स के पहले आपका दैनिक भास्कर में क्या एक्सपीरियंस था, आपने बताया? देखो, दैनिक भास्कर में मैं 19 साल की उम्र से आ चुका हूँ। आज मेरी एज 30-31 साल है, 31 चल रहा है, 30 प्लस हो चुका है। 19 साल की उम्र से भास्कर में था मैं। पहली बार 2011 में मैं बीकॉम पढ़ाई कर रहा था, सेकेंड ईयर में था, और पढ़ाई करते करते मेरी जॉब भास्कर में लगी थी। 3 साल तक 1,000, 2,000, 3,000, आखिरी मेरी सैलरी भास्कर में 2014 को राजनांदगांव में 4200 के आसपास थी, 4200, 4,200 के आसपास। और 3 साल तक भास्कर में स्ट्रिंगर था, स्ट्रिंगर बाद ट्रेनी रिपोर्टर के बाद। स्ट्रिंगर क्या होता है? स्ट्रिंगर मतलब कि आपको ट्रेनी रिपोर्टर एक तरह से, स्ट्रिंगर मतलब एक संवाददाता टाइप का, आपको ऑफिशियल माना नहीं जाता। अच्छा, लेकिन आपकी खबरें ली जाएगी, आपको सुना जाएगा, आपके आइडिएशन बात किए जाएंगे। तो इस स्ट्रिंगर के बतौर मैं 2011 से 2014 तक राजनांदगांव भास्कर में काम किया। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सिखाया। एक मेरे गुरु हैं, जो आदर्श भी मेरे, तापस चतुर्वेदी जी, जो पत्रकारिता के गुरु हैं, जो बड़े स्टाइल से, बड़े मज़े से, बड़े सिखाते गए। पता नहीं चला कि 2011 से 2014 तक सीख गए। फाइनली मेरा दैनिक भास्कर में एज ए प्रमोशन बोलो, वो तारीख आज ही है। आज हम शूट करें, मैंने फेसबुक पे आज डाला है, यही वो तारीख है जो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट, जब राजनांदगांव से मैं भिलाई आया था, 28 मई। आज अब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये तो काफी कूल हो गया। हाँ, बिल्कुल संयोग है कि आज ही के दिन मैं राजनांदगांव से भिलाई आया था, 2014। पहला टर्निंग पॉइंट था। और उस दिन मेरे लिए बड़ा काफ़ी वो था कि लोगों ने कहा कि तुम राजनांदगांव में काम कर रहे हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा शहर है, तुम्हारा अपना घर है, तुम भिलाई में क्या करोगे। लेकिन मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि यार भिलाई जैसे शहर में जाना, हाँ, और एजुकेशन रिपोर्टर की तरफ पे मुझे लाया गया था भिलाई से, राजनांदगांव से भिलाई। तो आया मैं, और यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मतलब सबसे छोटा, मैं पूरे स्टाफ में सबसे छोटा मैं था वहाँ पे भिलाई भास्कर में। तो सबकी बात में मानता था कि भैया जी भैया जी भैया, जो भी बोलते थे इसको कर लेना जी भैया। वो जो अवसर मिलते गए ना, मतलब लोग अपनी काम को मुझे ट्रांसफर करते थे। यशवंत कर लेना, ठीक है भैया, यशवंत कर लेना, ठीक है भैया, यहाँ चले जाना, ठीक है भैया, ये कर लेना। मतलब उनके काम को करने का मजा आता था, वो सीखते गए मैं। और एक दिन सीखते सीखते ऐसा हुआ कि आज वो उस टीम को मैं लीड करता था। एक समय था वो टीम जो सिखाती थी, उस टीम को लीड करने का अवसर 2018 से 21 तक मुझे मिला। ये मेरे लिए बड़ा वो था कि उसमें ऐसे लोग भी थे जो, जितनी मेरी एज है 91, उसमें 92 से जर्नलिज्म कर रहे हैं ऐसे लोग भी थे। और उनके साथ आपको काम करना, सोचो मेरी एज 91, डेट ऑफ बर्थ 91 में पैदा हुआ हूँ, और ऐसे लोग थे जो 92 से पत्रकारिता कर रहे थे। उनके साथ आपको काम करना था, उनको आपको लीड करना था। वो एक चैलेंजिंग था कि यार इतने सीनियर आदमी को आपको काम देना है, इतने सीनियर आदमी को आपको कुछ बोलना है, तो कैसे बोलना है। तो वो सब चीज़ चलती रहती थी, मतलब पॉलिटिक्स भी होती थी कुछ। तो होती है, भारत देश में पॉलिटिक्स कहाँ नहीं होती। और लोग बोलते हैं कि जो भास्कर में काम कर लिया वो सब जगह काम कर लेगा। तो भास्कर ने बहुत कुछ सिखाया। एक राजनांदगांव के छोटू को उन्होंने यशवंत साहू बनाया, वो दैनिक भास्कर है। हमेशा मैं शुक्रगुजार रहूँगा भास्कर का कि 11 साल उस प्रीमाइसेस में रह के मैं काम किया, और आज आप लोग को कंटेंट डिलीवर कर पा रहा हूँ। ये भास्कर की देन है। जो डीएनए में जो मेरे अंदर है ना, वो डीएनए में भास्कर की जर्नलिज्म है, वो बड़ा चीज़ है। राजनांदगांव में क्या कहानी, क्या स्कूल आपने राजनांदगांव से किया? सब कुछ राजनांदगांव से हुआ है। पैदा मैं दुर्ग में हुआ, दुर्ग जिला अस्पताल। इतना बड़ा स्टेटमेंट था, सब कुछ मैंने राजनांदगांव से किया और अब मैं सब कुछ भिलाई में कर रहा हूँ। हाँ, ये देखो जन्मभूमि और कर्मभूमि भिलाई है मेरी। हाँ। मैं पैदा दुर्ग जिला अस्पताल में हुआ। मेरी मम्मी का जो मायका है, मेरे नानी गांव जो है घर है, वो गंजपारा दुर्ग है। और यहाँ पे मैं पैदा हुआ। उसके बाद 2-3 साल तक यहीं था मैं। क्लास 2 दुर्ग में पढ़ा मैं, क्लास 2 तक। उसके बाद मैं पूरा शिफ्ट हो गया राजनांदगांव। लखोली मेरा गांव है, छोटा सा, जैसे कि यहाँ पे कैंप वगैरह है ना, कैंप खुर्सीपार, वैसे ही एकदम सबसे ज़्यादा श्रमिक बस्ती वाला जो बेल्ट है राजनांदगांव का, वो लखोली है। तो लखोली में हम लोग 3 भाई होते थे। मतलब एक बड़े भाई लास्ट ईयर एक्सपायर हुए, तो बाद में। तो
दो बड़े भाई और मैं सबसे छोटा होता था। तो सरकारी स्कूल में क्लास 1 से दोबारा पढ़ा, फिर वहाँ पे क्लास 1 से 8वीं तक सरकारी स्कूल। 8वीं के बाद 9th क्लास मैं उस स्कूल में पढ़ा जिस स्कूल का सपना मेरे पापा का था, क्योंकि मेरे पापा रेलवे में हमाल है। वहाँ पे रेलवे स्टेशन होता है ना, जो ट्रेन का जो सामान होता है ट्रक में शिफ्ट करते हैं, और ट्रक का सामान जो है ट्रेन में शिफ्ट करते हैं, जो माल वाहक होते हैं, वो जो सामान ढोते हैं, वो काम करते हैं। तो वो ठीक बगल में उस दीवार की बस वो था, फासला था, एक तरफ रेलवे स्टेशन और एक तरफ स्कूल है। तो मेरे पापा का सपना था कि मेरा बेटा इस स्कूल में पढ़ेगा। तो 8वीं तक मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा। 9th जो मैंने शिफ्ट किया वेस्टलैंड स्कूल राजनांदगांव, बड़ा स्कूल है राजनांदगांव का, वो तो जानते होंगे उसके बारे में। तो एक समय में बहुत टॉपर देता था स्कूल। तो वो स्कूल में 9th क्लास में एडमिशन लिया, और मेरे पापा आज तक स्कूल नहीं गए देखने के लिए कि एडमिशन कराने में गए, तो मेरे चाचा गए थे, क्योंकि मेरे पापा उस स्कूल की दहलीज में कदम नहीं रखे, कभी मौका नहीं मिला, कभी वो नहीं मिला, क्योंकि मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर है वो, तो उसको कि नहीं मालूम था कि क्या करना, कैसे करना, एडमिशन कैसे कराते। तो चाचा जी एडमिशन कराए, और मैं अपने पापा के लिए टिफिन लेके जाता था, टिफिन छोड़ता था काम पे, और वहीं से स्कूल जाता था। लेडीज साइकिल हुआ करती थी, क्योंकि उस समय तो रेंजर का ज़माना था, लेकिन उतने हालात नहीं थे कि हम वो रेंजर अफोर्ड कर पाए। पापा उस समय चूँकि एडमिशन फीस वगैरह जो अगर मैं बात करूँ तो 2-3 हज़ार में मैं पूरा पढ़ाई कर लिया था, 1 साल की पढ़ाई 2-3 हज़ार में। उस समय भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आपको एडमिशन फीस देना, उसके बाद आपको 300-400 रुपये हर महीने देने हैं। तो वो करता था। मैं लेडीज साइकिल से आने वाला इकलौता लड़का था, क्योंकि सारे लोगों के पास में रेंजर्स हुआ करते, क्योंकि सब कोई पुलिस वाले का बेटा है, कोई डॉक्टर का बेटा है, लेकिन मैं तो हमाल का बेटा था। तो उस स्कूल में अपने आप को एडजस्ट किया। 3-4 महीने काफ़ी संघर्ष भरे दिन रहे, क्योंकि वहाँ पढ़ने वाला हर बच्चा प्राइवेट स्कूल में पहले से पढ़ रहा होता है। मैं इकलौता था जो सरकारी स्कूल से उस प्राइवेट स्कूल में दाखिल लिया था। तो 3-4 महीने मेरे संघर्ष इसलिए रहे क्योंकि मेरी हिंदी अच्छी उतनी नहीं थी, मतलब नहीं आती थी, मैं छत्तीसगढ़ी बोलता था। हम सरकारी स्कूल के बच्चे जो होते हैं ना, गाँव की भाषा बात करते थे। मुझे तो छत्तीसगढ़ी अभी भी समझ में नहीं आती। आ जाएगी धीरे धीरे, वो बहुत ईजी है। आपको ऐसा कोई एकदम साउथ इंडियन टाइप की भाषा नहीं कि एकदम जस्ट अलग हो। हिंदी छत्तीसगढ़ी बहुत सिमिलर भाषा है, बहुत। जैसे मैं का खास आज, ये तो समझ आ गया हो ना, क्या खाए आज, यही है, कुछ अलग से कुछ नहीं है। तो बहुत प्यारी भाषा है छत्तीसगढ़ी। तो मैं 3 महीने तक छत्तीसगढ़ी बोलता था। ऐसे लोगों को ढूंढा, ऐसे बच्चों को ढूंढा जो छत्तीसगढ़िया हो। उस स्कूल में कौन छत्तीसगढ़िया है ये ढूंढता था पहले। तो 2-4 बच्चे मिले, उसमें एक मेरा प्रदीप साहू मेरा दोस्त है, और आज 500-600 बच्चों को पढ़ाता है। PAT की क्लास लेता है, एग्रीकल्चर की क्लास लेता है वो, राजनांदगांव बड़ा नाम है उसका। तो वो मेरे साथ में रहा, और उसके साथ बातचीत करते रहा। 3 महीने तक ऐसे रहा, सब कुछ सही चला। 9th के बाद 10th भी गए, बढ़िया सब कुछ रहा, मतलब सबसे नॉर्मल हो गया। उसके बाद लाइफ नॉर्मल हो गई थी। 11वीं मेरे लिए बड़ा एक चैलेंजिंग, एक टर्निंग पॉइंट वाला क्लास था, क्योंकि 11th क्लास में मैं एक रोल एक्ट किया था। भागीरथी को धरती पे ले आना था। उसमें जर्नलिस्ट का रोल था मेरा, दीपक चौरसिया। अच्छा, दीपक चौरसिया वो एक बड़ा नाम था उस समय, स्टार न्यूज़ एक बड़ा चैनल हुआ करता था। तो वो रोल मुझे अदा करना था, मतलब करना था उस रोल को, कि एक ही टाइम पे आपको 2-3 एक्ट करने थे, कि स्टूडियो में भी एंकरिंग करनी है, कि दीपक वहाँ के हालात क्या है हमें बताइए, मौके से ग्राउंड जीरो से। तो वो ग्राउंड जीरो से बताने वाला भी मैं ही था। सोचो, विदिन सेकंड में आपको तत्काल अपना एक्शन चेंज करना है। तो वो भी मैं ही बताता था कि यहाँ मौके पे मैं खड़ा हूँ, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो है लोगों की भीड़ है, जमावड़ा है, वो भी एक्टिंग में करता। तो ऐसे 7 मिनट का एक्टिंग था मेरा। वो जो एक्टिंग था ना, वो मेरी लाइफ का मतलब वो अंदर से था कि यार साला बनना है तो पत्रकार ही बनना है। टर्निंग पॉइंट था क्या? हाँ, टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जब एक्ट खत्म हुआ तो लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, तुम बहुत अच्छा पूरा नाटक को बांध के रखे, अच्छे से बताए। तो वो विवेक तिवारी सर थे जो कॉमर्स पढ़ाते थे, जिन्होंने मुझे चूज़ किया कि यशवंत इस काम को तुम करोगे। तो उनका धन्यवाद कि उन्होंने समझा कि इस टैलेंट को, यशवंत के अंदर वो टैलेंट है तो कर लेगा। बाकी मेरे दोस्त आज इंजीनियर है, डॉक्टर है, पुलिस है, अलग अलग फील्ड में है, लेकिन उस स्कूल का मैं इकलौता पत्रकार आज आपके सामने बैठा हूँ। मुझे एक जिस्ट समझ में आती है जैसे कि एक निरक्षर का लड़का आज अक्षरों का शहंशाह बन चुका है। हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी लिखी हुई चीज़ को लोग पढ़ेंगे, मेरी बोली हुई चीज़ को लोग सुनेंगे। और उस अखबार में काम करने का मौका मिला, जिस अखबार को मैं क्लास कक्षा चौथी से पढ़ता था। कि दैनिक भास्कर जब अखबार आता था घर पे, दुकान है मेरे, किराना दुकान है, अभी भी है किराने की दुकान। तो दुकान में बैठ जब खोलता था दुकान को, तो मैं ही बैठा हुआ करता था, तो अखबार पढ़ता था सुबह सुबह। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम को पढ़ता था। उसमें कि राजेश जोशी सर हो गए, जो आज भास्कर में बहुत लंबे समय तक रहे, आज नवभारत की स्टेट हेड है, उनको पढ़ता था मैं। मिथिलेश देवांगन करके एक रिपोर्टर राजनांदगांव में, आज वो ब्यूरो चीफ है, उनको पढ़ता था, उनके साथ काम करने का अवसर मिला। संदीप साहू, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, नाम बता नहीं सकता। तो उन लोगों के साथ में काम करने का अवसर मिला जिनको मैं बचपन से पढ़ता था।
ये बड़ा चीज़ था, एक चैलेंजिंग था वो भी कि यार कैसे वहाँ पहुँचना। हिंदी आपकी अच्छी होनी चाहिए, अलग मैंने कोई अखबार के लिए कोई अलग से कोई वो नहीं किया था कि हिंदी मेरी अच्छी थी, सीखने की जुनून था, बस करना है, पागलपन था। इस लाइन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पागलपन होता है। आपके अंदर पागलपन नहीं तो आप कुछ नहीं हो। पागलपन से याद आता है, कल पॉडकास्ट होने से पहले शाम को जब हम लोग एक बार टेस्ट कर रहे थे तो मेरे सामने मेरी एक टीममेट बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि आपने कहाँ तक पढ़ा है। हाँ, पढ़ाई। और दूसरा सवाल था आपने कहाँ तक सीखा है। हम्म। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा पढ़ के कुछ सीखें, पढ़ा बिना पढ़े जो पढ़े वो काम ही नहीं आ रहा है। मैं बीकॉम का स्टूडेंट था। हाँ। बीकॉम सोचो, मतलब बीकॉम को लोग क्या समझते हैं, हिसाब किताब रखने वाला एक कॉमर्स का स्टूडेंट जो आने वाले समय में सीए बनेगा, सीएमए बनेगा, कंपनी सेक्रेटरी बनेगा, या फिर कोई बाबू बनेगा, कोई लिखाधिकारी बनेगा, वो तो काम ही नहीं है ना। मतलब काम ही है, मतलब नहीं कि वो नहीं है, बस डिग्री थी, डिग्री आज हम रियल लाइफ में वो तो नहीं कर रहे। तो बस ये है कि आपके अंदर जो आपको आता है वो आपको करो, वो काम नहीं खेल लगने लगेगा। हाँ, तो मजा आने लगेगा। 3 इडियट में जो डायलॉग है ना, जरूरी नहीं कि आप जो पढ़ रहे हो वही काम आप करोगे, जो पसंद है वो काम करोगे ना। तो मुझे पसंद है, यही काम कर रहा हूँ मैं भी गार्डन में ही पानी डाल के नहा रहा था आज। अच्छा, वो पसंद है रेंचो। नहीं, वो भी सही है। मतलब देखो, नहाने वाने का मतलब जो आपको अच्छा लगता है ना वो सब, जो भी चीज, हाँ वो सब कर दो। क्या किसी के कंसर्ट में जाना, लाइव कंसर्ट में जाना, लाइव कंसर्ट चले जाओ, चाहे आप उस दिन चिकन खाने का मन करे चिकन खा लो, पिक्चर जाना पिक्चर चले जाओ, सब जो अच्छा लगता है करो बस। क्योंकि कल के लिए मत रखो कि यार कल कर लेंगे, देख लेंगे, वो मजा नहीं आता। क्योंकि झटके में कब कौन 4 लेन में कब आपको कोई रौन के निकल जाए, फिर आपको घर का पासवर्ड आपको घर का नंबर बताने का भी टाइम नहीं मिलेगा। सही, मतलब बहुत झटके में जब उठाते हैं ना भगवान, बहुत झटके में उठा लेता है। 4 लेन से और एक्सीडेंट से मुझे एक चीज़ और रिलेट हो रही है। एक जर्नलिस्ट ग्राउंड पे से कुछ और बिहेव करना होता है। वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे बनाते हैं? घर परिवार कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है और दोनों सिमिलर, मतलब एक दूसरे के पूरक है। आपका काम भी और आपका घर भी। जब आप ऑफिस से घर जाते हैं तो आपको घर देखना पड़ता है। आप ऑफिस छोड़ चुके होते हैं। हाँ, ऑफिस छोड़ चुके होते हैं, लेकिन आपके मोबाइल आपके साथ ऑफिस बन के साथ में चलते रहता है। वो दिन भर वो हेडिंग मांगता है, दिन भर वो थंबनेल देना होता है, दिन भर आपको कोई स्टोरी बता रहा है, तो दिन भर फोन आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम से काम छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जो घर की कदम रखते हैं, फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कब कौन सी बड़ी खबर आ जाए, कब क्या बड़ा कांड हो जाए जिसको आपको अटेंड करना है, तो वो जरूरी होता है। तो फोन बंद नहीं करना चाहिए। मैं फोन आज तक बंद नहीं किया, कभी बंद नहीं हुआ। अगर कभी बैटरी से बंद हो गया तो वो अलग चीज़ है, लेकिन फ़ोन मैंने कभी बंद नहीं किया। तो बड़ा चैलेंजिंग होता है घर में, आपको वाइफ को पिक्चर भी दिखानी है, घर का लहसुन भी लाना है, धनिया भी लाना है, चिकन भी लाना है, ब्रेड भी लाना है कुत्तों के लिए, तो वो रहता है। तो बैलेंस करना पड़ता है दोस्त। कोई अलग से कोई आपको भगवान आके अलग से एनर्जी नहीं देगा कि आपको ये करने के लिए आपको ये पॉइंट मिलते हैं कि आपको घर संभालना है, तो वो आपको ही मैनेज करना पड़ेगा, वो करना चाहिए। और जर्नलिस्ट के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है घर परिवार मैनेज करना, साथ में समाज को भी देखना। हाँ, समाज के ठेकेदार जो आप हो, मतलब आपको हर कोई पूछेगा। एक गुरुजी पूछता है, एक पुलिस वाला पूछता है, एक डॉक्टर पूछता है, सब परेशान होते तब एक ही आदमी फोन करते, वो पत्रकार होता है। हाँ, चौथे स्तंभ माना जाता है, जरूरी हो गया। बड़ा चैलेंजिंग रहता है। खाली टाइम पे क्या करते हैं आप? जब खाली टाइम पे अपने पुराने वीडियोस देखते रहता हूँ, मैं यूट्यूब खोल के रखे रहता हूँ दिन भर। हाँ। और अब तो चूंकि इंस्टा का आदी हो गया हूँ मैं, मतलब बहुत रील खुद देखते रहता हूँ मैं, और पुराने वीडियो से रील क्रिएट करते रहता हूँ। तो पहले एक पिक्चर देखता था, लेकिन अभी मैंने काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई सीरीज़ नहीं देखी, वेब सीरीज़ नहीं देखी। आखिरी मुझे याद आ रहा है मिर्ज़ापुर देखा था मैंने, मिर्ज़ापुर 2, और उससे पहले तो सब कोटा स्टडी सब वो सब दिखे थे। लेकिन अब पिक्चर देखने का टेस्ट लगता है कि यार टाइम लगता है, तो PVR चले जाओ या फिर मिराज वगैरह चले जाओ, तो वो अपन वहाँ हैंडल कर लेते हैं पिक्चर के लिए। मोबाइल पे सिर्फ यूट्यूब देख लिए, रील देख लिए, कुछ क्रिएटिव अखबार पढ़ता हूँ। हाँ, मैं मेरे मोबाइल में एक ऐसा एक ग्रुप है जिसमें दिन भर सारा अखबार दिन भर का, छत्तीसगढ़ का, सरगुजा से लेकर बस्तर और गरियाबंद से लेकर राजनांदगांव, सारे कोने कोने का PDF गिरता है। तो मैं सब जगह का PDF पढ़ते रहता हूँ, यहाँ क्या छपा, उस इलाके में आज वो हुआ, तो वहाँ कितने PDFs होते होंगे उसमें मिला के? कुल दिन के कम से कम 200 PDF आते हैं उसमें, अलग अलग ना, एक एडिशन का, एक अखबार का। सोचो, नई दुनिया के सारे एडिशन, सारा जिले का PDF, भास्कर का सारा, हरिभूमि का सारा, पत्रिका का सारा। तो सब तो नहीं पढ़ पाता, लेकिन जो मुझे मन करता है कि जब जैसे मेरे शहर का राजनांदगांव, तो राजनांदगांव क्या शहर मैं देखता हूँ कि वहाँ उसको पढ़ लेता हूँ। रायपुर का राजधानी का अखबार पढ़ लेता हूँ। तो जो इंटरेस्ट लगता है उसको पढ़ता हूँ उसमें से। तो खाली टाइम पे वही देखते रहता हूँ। और कुछ GK टाइप के ग्रुप है उसको देखते रहता हूँ, ऐप है उसको देखता हूँ, BBC पढ़ता हूँ, दैनिक भास्कर ऐप पढ़ता हूँ,
अपने भिलाई टाइम्स की खबरें खोल खोल के देखते रहता हूँ, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, मतलब कुछ खबर कहीं गलत तो हेडिंग वेडिंग कहीं नहीं चले गया। यूट्यूब देखते रहता हूँ, कमेंट पढ़ता हूँ अपने सारे वीडियो के, मतलब भिलाई टाइम्स के अपलोड होने वाले सारे वीडियो के कमेंट पढ़ता हूँ, सारे कमेंट पर्सनली एक कमेंट पढ़ते हो आप? पूरा टाइम पढ़ता हूँ, मैं वही करता हूँ दिन भर, कमेंट पढ़ते रहता हूँ। ये व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ मतलब उनको जज, मतलब आपको देखना भी तो है ना कि यार वो पब्लिक क्या बोल रही है। आप अगर कोई वीडियो अपलोड कर दिए, उस वीडियो का रिएक्शन क्या है ये भी आपको जानना चाहिए कि जनता में मैसेज, जनता में क्या सर्कुलेट हुआ है, जनता का माइंड क्या बोल रहा है उस वीडियो पे। तो वो मैं पढ़ता हूँ और सबको लाइक करता हूँ। अगर कोई मेरे खिलाफ नेगेटिव बोलता है ना कि यशवंत साहू तो ऐसा है वैसा है, भिलाई टाइम्स तो सिर्फ एक ही चीज़ दिखाता है, भिलाई टाइम्स तो ऐसा है वैसा, तो उनको भी लाइक करता हूँ कि उनका मनोबल बढ़े रहा है कि यार उसने कमेंट किया है तो लाइक हुआ है तो सर्वे में खुशी ना। हाँ, सब सुखी रहो, सब मस्त रहो, कहीं कोई दिक्कत। देखो उसके कमेंट करने से मेरे कोई नुकसान तो नहीं है। हाँ। और मेरे लाइक करने से मेरे कोई जेब से पैसे भी नहीं गया। लाइक कर दो ना यार, बेचारा मोटिवेशन रहे, बने रहे, अगले वीडियो में भी कमेंट करेगा वो। आप करते चाहिए, आप करते चाहिए, मैं अपना काम करूंगा, मुझे चिंता नहीं है उस चीज़ों की। घर में कौन कौन है आपके? घर में भिलाई में मैं और मेरी वाइफ है, और राजनांदगांव में एक छोटा सा सुखी परिवार है। माँ है, पापा है, दादा है, दादी है, एक भाई चूँकि एक्सपायर हुए, तो 2 भाभी हैं, बड़े भाई की भाभी और वाइफ, और बच्चे हैं, 2 बच्चे, 4 बच्चे हैं। तो एक बड़ा खुशहाल परिवार है, बहुत मस्त परिवार है। हम साथ वाले। हाँ, हम साथ वाले, बस हम इधर हैं। मैं भिलाई आ गया। बाकी बहुत सुखी है, बहुत मस्त है, पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। मेरी माँ अच्छी है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे दोनों भाई अच्छे थे, एक बड़े भाई अच्छे हैं, भाभी बहुत अच्छी है, बच्ची बहुत क्यूट है, सब मस्त है, खुशहाल है, बढ़िया है, आनंद है, ज़िंदगी में आनंद बना रहे, अच्छा लगता है। आपकी शादी कैसे, कब हुई थी आपकी शादी? मेरी शादी जो है 2015 में हुई थी, जनवरी 2015, 15 जनवरी 2015। पास में है तो हाँ, बहुत सही है। तो नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं कि अभी मैं मैरिड हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। 15 में शादी, लोगों को लगता है कि शादीशुदा है, मतलब फोटो डालता हूँ तो उनको पता है, लेकिन कई लोग को लगता है कि शादी नहीं होगी क्योंकि बहुत यंग है। तो मैंने उस समय जब शादी हुई तो मेरी 23-24 साल की एज थी मेरी, भास्कर में 24 साल। हाँ, 23-24 साल में शादी कर ली थी मैंने। 19 साल की उम्र में काम करने लगता हूँ, 24 साल की उम्र में शादी कर लेता हूँ। बहुत आपने जिम्मेदारियों को बहुत पहले। हाँ, सब चीजें, दाल रोटी का जो वो है ना, मतलब देखो काम करते करते मैंने पढ़ाई के बाद जो घर में आज तक कभी सिलेंडर नहीं लाया था, घर में कभी आटा नहीं लाया था, राजनांदगांव जब शादी नहीं हुई थी। लेकिन बाद में सब जिम्मेदारियां समझ आ जाती है, आपको नौकरी करनी है, आपको घर देखना है, आपको परिवार देखना है, आपको खुद को भी देखना है। तो शादी भी बड़ा मतलब एक्सीडेंट था शादी। बताइए उसके बारे में कुछ सुनना चाहूँगा। शादी देखो, मेरी लव मैरिज है, मेरी वाइफ बंगाली है और मैं छत्तीसगढ़िया हूँ। और जात पात तो अपनी जगह है, कोई से कोई वो नहीं है, लेकिन मन मिलने चाहिए, दिल मिलने चाहिए और आपका पसंद मिलने चाहिए, उससे फिर उसमें तो हमने शादी कर ली 2015। लव रिएक्ट्स हो जाएंगे आप। हाँ, तो वो भी है। तो लव स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है। मैं स्टोरी करता था, हुडको में गया कि स्टोरी करने के लिए मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आता है, तो उसके बाद बातचीत शुरू होती है। बातचीत शुरू होती तो फिर धीरे धीरे हम लोग मिलते रहते थे, तो मिलना जुलना होता था। मैं ऑफिस के काम को छोड़ के घूमने चले जाता था भास्कर में, क्योंकि उसमें नया नया रिपोर्टर था, भिलाई आया हुआ था, 14 से 15 की बात है ये सब बातें। तो हम लोग बहुत घूमने जाते थे, कभी बूढ़ी पार घूमने चले गए, कभी कहीं और आसपास रोड घूमते थे, आसपास के जो गांव क्षेत्र है बड़े मस्त घूमते थे, 1-2 घंटे घूमते थे, उसके बाद उसे छोड़ के फिर मैं ऑफिस आ जाता था काम करने के। तो ऐसा मिलना जुलना चलता रहा। और एक दिन ऐसा वो दिन आया 7 जनवरी 2015, 7 जनवरी 2015, और अचानक से शिल्पी के घर में रिश्ते की बात आई शिल्पी की। तो मैं मिलने गया था, बस बात करने गया था, तो बात करने ऐसा स्थिति हुआ कि लेके आना पड़ गया क्योंकि उनके घर वाले माने नहीं थे उस दिन नहीं माने थे। तो चीज़ें ठीक है, उनके भी एक गुस्सा था, तो फिर लेके आ गए। फिर हम लोग 1 हफ्ते बाद शादी कर लिए। मेरे घर वाले सब तैयार थे, उनके घर वाले कुछ लोग नहीं माने, फिर बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब इतना नॉर्मल है कि कहीं से लगेगा नहीं कि हमने इंटरकास्ट मैरिज की है, मैंने कहीं से वो नहीं लगेगा। तो हैप्पी एंडिंग नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई जो लव स्टोरीज में होता है ना कि यार कोई गुंडे मारा पीटी, केस वेस, डॉन, बहुत अच्छा रहा। बहुत भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा कोई चैलेंजिंग मुझे देखने को नहीं मिला कि जिसको मैं फेस करूँ। बहुत अच्छा रहा। मेरे घर वाले शॉक हुए, क्योंकि उस समय मेरी मम्मी पार्षद बने 4 दिन हुए थे। मम्मी पार्षद बनी थी और मैं ये कांड किया था। कांड मतलब ये शादी कर लिया था, इंटरकास्ट मैरिज। क्या बात है। हाँ, तो घर वालों को थोड़ा सा अजीब लगा कि यार कैसे कर लिया, क्या हो गया। तो हालांकि उन लोग भी मान गए। 1 हफ्ते बाद हमारी शादी हुई 2015 को, 15 जनवरी 2015 को हमारी शादी हुई। और शादी के दिन मैं अपनी स्टोरी करने गया था,
IIT की टीम आई थी, IIT भिलाई की। उस समय IIT को देखने का चल रहा था। IIT के लिए अभी तो कुटेला फाटा में शिफ्ट हुआ, लेकिन उससे पहले जब 2015 को IIT निवई बनने वाला था, निवई में बनने वाला था, निवई जमीन देखी जा रही थी, सॉइल बियरिंग वगैरह, हाँ बहुत कुछ चल रहा था कि जमीन है कि नहीं। तो वो टीम आई थी IIT हैदराबाद की टीम, जो मेंटर IIT थी IIT हैदराबाद भिलाई के लिए। IIT हैदराबाद की टीम आई थी, उसकी भी रिपोर्टिंग मेरे को करनी थी उस दिन, क्योंकि मेरा बीट था एजुकेशन। तो अपनी शादी करने के बाद उसको कवर करने गया था मैं, उस स्टोरी को कवर करने गया था। सुबह शादी किया, शाम को उस स्टोरी को लिखा भी मैं शादी के दिन। उसके बाद ज़िंदगी में जब से शिल्पी आई है, ज़िंदगी मेरी हमेशा ग्रोथ रही है, हमेशा तरक्की रही है, क्योंकि उसका सपोर्ट बहुत गजब का था, बहुत शानदार था, उसका प्यार बहुत रहा। क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना कि शादी के बाद ज़िंदगी बदल जाती है, तो वाकई में मेरी ज़िंदगी बदली शादी के बाद। मैं एक यशवंत, तो ऐसा वाला यशवंत बढ़ते गया, मतलब उसका बड़ा ही वो रोल था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हाँ, हमेशा हर साल भास्कर का एक ऐसा रिपोर्टर था जो हर साल मैं प्रमोशन लेता था, हर साल मेरे ग्रेड बदलते थे, हर साल मेरा सैलरी स्ट्रक्चर बदलता था। भिलाई जब आया था मेरी सैलरी 10,500 थी, और भास्कर रिजाइन किया तब 23-24 हज़ार सैलरी थी, CTC वगैरह मिला के। तो हमेशा हर साल ग्रोथ लेता था, 2,000, 1,500, 1,000, तो मतलब होता है ना शाइनिंग रिपोर्टर, तो उसमें मैं था। शादी के बाद आप यहाँ पर ही थे या फिर वहीं पर? नहीं, शादी के कुछ दिन तक हम राजनांदगांव थे, उसके बाद नानी के घर चले गए, नानी के घर दुर्ग में रहने लगे। उसके बाद 1 महीने बाद अपना खुद का घर स्मृति नगर शिफ्ट किए, खुद का मतलब किराए पे स्मृति नगर में रहे। स्मृति नगर में उसके कुछ दिन रहे, 6-7 महीने, 7-8 महीने। फिर हम चले गए हुडको में कुछ दिन रहे, 1 साल रहे। उसके बाद शिल्पी की जॉब लग गई KH मेमोरियल स्कूल में, तो हम जवाहर नगर शिफ्ट हुए, वहाँ 1 साल रहे। 1 साल रहने के बाद हम सेक्टर 8 गए। सेक्टर 8 के बाद हमें ऐसा लगा कि यार अपना भी खुद का घर होना चाहिए, एक अलॉटेड घर होना चाहिए जहाँ पे परमानेंट रहे। तो हमें सेक्टर 8 के बाद रिसाली सेक्टर में एक हमें क्वार्टर मिला, अलॉट हुआ मेरे नाम पे, थर्ड पार्टी अलॉटमेंट के थ्रू। तो सांसद उस समय थे ताम्रध्वज साहू जी, उनका बड़ा योगदान था उस घर को अलॉट कराने में। उन्होंने घर अलॉट कराया BSP CO से बात करके, तो आप उस घर में रहते हो जहाँ आप सुबह देखे होगे जी। आपको डॉग्स भी बहुत पसंद है ना? मैं हमेशा देखते रहता हूँ डॉग्स की स्टोरी। हाँ, डॉग्स की स्टोरी मतलब अगर मैं दिन भर में कोई इंस्टाग्राम पे 10 स्टोरी डाला तो 10 में से 6 तो डॉग्स के होते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि वो हैपनिंग, हाँ बहुत अच्छा लगता है। बस क्यों अच्छा लगता है पता नहीं, अच्छा लगता है उनको मिलना, उनको खिलाना पिलाना, उनसे बात करना, बड़ा क्यूट होते बेचारे। बड़ा मतलब उस दुनिया में आज तक, मतलब दुनिया क्या आदि अनादि काल से चली आ रही है, उनसे ज़्यादा वफादार आज तक कोई नहीं रहा। डॉग इसलिए पसंद है। डॉग घर में हमारे यहाँ है, शुरू से रहा, बचपन से मैं पाल के रखा, और अभी भी हमारे यहाँ स्ट्रीट डॉग्स हैं, 6-7 कुत्ते हैं जो जिनको अपन लोग रोज ब्रेड देते हैं। शिल्पी का ये काम है रोज का, मैं भी देता हूँ, साथ में जाते हैं। घर के ही लोग हैं वो सब? हाँ, घर के ही लोग हैं, मतलब राशन कार्ड में बस नाम नहीं है आधार कार्ड अलग से बना ही नहीं, तो वो भी बना लेता। फ्लफी नाम है हमारी जो डॉग है, फ्लफी बहुत क्यूट है वो, आप तो देखोगे सुबह। मैं सुबह देखा, बहुत क्यूट थी वो। वैसे आई थी मेरे हाथों की तकदीर को चाटने के लिए। हाँ, होता है। ऐसा कुछ होता है क्या कि वो नहीं, देखो ये है डॉग्स के घर में रहने से एक लोग बोलते हैं कि वो सही भी है कि आपके अंदर कोई काल आ रहा है तो काल आने वाला होता है, उसको भाप लेता है, और कई बार वो काल को खुद ले लेता अपने ऊपर। हाँ, ये डॉग का परखना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा लोग बोलते हैं, लोग बाकी हकीकत भी है, वो गलत चीज़ों को भाप लेता है आपके घर में, या फिर आपके यहाँ विपत्ति आने वाली है उसको भाप लेता है, उसकी एक्टिविटी बता देती है कई बार, और कई बार तो खुद ही टेक ओवर कर लेता है, अपने ऊपर ले लेता है कि यार मैं इसको वो लेता हूँ। मालिक से बहुत प्रेम करता है वो, अपने माँ बाप से ज़्यादा प्रेम मालिक से करता है कुत्ते, अपने माँ बाप से ज़्यादा। अगर कोई कुत्ते का माँ बाप होगा ना, तो उससे ज़्यादा प्रेम मालिक से करेगा वो मालिक के ऊपर कभी विपदा नहीं आने देखेगा। मालिक को हमेशा, वो जब कुत्ता सपना देखता है ना, तो वो सपने में भी मालिक को खुश होते देखता है। मालिक खुश है कि नहीं वो उसको देखता है सपने में, ऐसे रिसर्च में आई बात है। जब आप भिलाई सुनते हैं तो सबसे पहला सीन या फिर पहला पिक्चर किसका बनता है? जैसे मैं अभी बोलूँगा भिलाई टाइम्स वो ऐसा वाला जो अपना लोगो है, भिलाई टाइम्स। और भिलाई टाइम्स कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी कहानी है। हाँ, नहीं, भिलाई टाइम्स मेरे अंदर की कहानी, क्योंकि भिलाई के अंदर यशवंत। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ये पूरे भिलाइयंस की कहानी है, भिलाई टाइम्स, और किसी यशवंत साहू का नहीं है, ये पूरी भिलाइयंस का है। मतलब देखो, सोचो आज तक भिलाई की लोकल खबरें बताने वाला आज तक कोई नहीं था। मतलब थे, लेकिन उतनी डिटेल में, उतने अच्छे से, उतने डिटेलिंग करते हुए कोई नहीं बताता था, स्ट्रक्चर्ड वे में कुछ। हाँ, हम तो पूरा बताते हैं, भैया सेक्टर 1 में ये हो गया, तो हुडको में ये हो गया, तो जवाहर नगर में ये हो गया, तो कैंप में ये हो गया, कुर्सीपार में ये हो गया, एक एक चीज़, मतलब आपके गली मोहल्ले की खबर हम बताते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यार भिलाई टाइम्स मतलब आप भिलाई तक सीमित हो,
अब ऐसा नहीं है, हम भिलाई से राजनांदगांव चले गए हैं, हम भिलाई से रायपुर तक चले गए हैं, हम भिलाई से कवर्धा चले गए हैं, हम भिलाई से बिलासपुर भी चले जाने वाले हैं, भिलाई से सब जगह जाएंगे धीरे धीरे। तो भिलाई टाइम्स ही रहेगा, उस पर स्केल अप करेंगे लोकेशन। हाँ, उसके पीछे भी कहानी, कुछ लोग पूछते हैं कि यार नाम भिलाई टाइम्स ही रहेगा तो आप लोग को ब्रांड कहाँ से मिलेगा, मतलब लोग कैसे जानेंगे। तो आप वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ते होंगे, बड़ा अखबार है दुनिया का, हितवादा पढ़ता, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते मैं हो, समझ गया, मैंने नाम सुना हुआ। तो है तो एक शहर का नाम न्यूयॉर्क टाइम्स, एक शहर है अमेरिका का। हाँ। वॉशिंगटन पोस्ट भी, वॉशिंगटन एक शहर है, हाँ। वॉशिंगटन डीसी। तो जब एक शहर का नाम दुनिया पढ़ सकती है तो भिलाई टाइम्स को, भिलाई के नाम को दुनिया क्यों नहीं पढ़ सकती। आज पढ़ रहे हैं ना, पूरा छत्तीसगढ़ भिलाई टाइम्स देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उनके कंटेंट तगड़े होते हैं, क्योंकि उनके कंटेंट में मेहनत होती है, उनके कंटेंट में ईमानदारी झलकती है। ये कंटेंट हम भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नहीं बोलते हम न्यूयॉर्क टाइम्स बन जाएंगे, लेकिन हम भिलाई टाइम्स ही रहेंगे। लोग पढ़ेंगे भिलाई टाइम्स को, पूरी दुनिया पढ़ेगी भिलाई टाइम्स को, एक दिन ऐसा भी आएगा। तो आपकी टीम में कौन कौन है भिलाई टाइम्स की? मेरी टीम छोटी छोटी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी बढ़ ही रही है। मैं हूँ, आदित्य है, शिल्पी है, संजय है। सबके अपने अलग अलग रोल्स हैं? सबके अपने अपने रोल है, सबकी अलग अलग कहानी है। संजय है, लावेश है, नागेंद्र है, आशीष साहू है, योगेश साहू है, और निखिल हमारा साथी का जो पढ़ाई करते करते हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और भी ऐसे रिपोर्टर्स भी हैं जो इनडायरेक्टली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओके। जो सामने कई बार नहीं आते, बाकी ये टीम जो है हमेशा सामने रहती है। और कोई छूट नहीं रहा यार, कोई नाम, इतने लोग हैं ना, और कोई छूट रहे हैं? डिज़ाइन, हाँ, हमारा डिज़ाइनर रितेश भाई है डिज़ाइनर, और कोई छूट तो नहीं रहे, इतने लोग हैं ना, इतने लोग हैं अभी तक। नहीं ठीक, इतने लोग हैं, मतलब और भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई लोग का साथ रहता है। ये टीम है हमारी दीदी छोटी से, सबकी अलग अलग कहानी है। कोई सीख के नहीं आए हैं, सब आपस में एक दूसरे से सीखते हैं, सबसे सीखते हैं, सबसे मिलते हैं, सबसे जुलते, बड़े अच्छे से रहते हैं, बड़ा हेल्दी माहौल रहता है, कूल माहौल रहता है। अच्छा, एक सवाल जस्ट मेरे दिमाग में आया, एजुकेशन या मोटिवेशन में से, दोनों में से क्या इम्पोर्टेंट है? इस पे आपका क्या? दोनों जरूरी है आपके लिए। दोनों आपको पढ़ाई करने के बाद एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। भैया देखो, 12वीं सब पढ़ लेते हैं, 12वीं पास सब हो जाते हैं, कॉलेज भी कर लेते हैं, बट उसके बाद आदमी ना कंफ्यूज हो जाता है कि आगे क्या करूँ। तो उस आगे क्या करने के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। आपके पास मोटिवेशन नहीं तो आप वही 12वीं डिग्रीधारी, 12वीं पास रहोगे, या तो आप कॉलेज किया हुआ डिग्रीधारी एक बंदा रहोगे। वो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में, कभी ना कभी कोई ना कोई दे जाता है मोटिवेशन, और हर कोई देता है, तो उसको ज़रूरी मोटिवेशन मैं मानता हूँ। एक मैंने अपनी टीममेट से बैट लगाई हुई थी कि ये वाला सवाल हम पूछेंगे तो आप बिल्कुल सही आंसर देंगे, तो ऐसा और जीत गया। वो मोटिवेशन ही नहीं, थी। वो तो स्वाभाविक सी बात है, किसी उसमें लाइफ का बड़ा फंडा है कि एजुकेशन मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, बट यहाँ इन दोनों जरूरी है, मोटिवेशन बहुत। एक पॉडकास्ट था, एक टेड टॉक थी सुधांशु त्रिवेदी जी की, बड़ा नाम। तो वो बताते हैं उस पॉडकास्ट में कि मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है और एजुकेशन के पीछे की मोटिवेशन ज़रूरी है। 1930 में जब भारत का लिटरेसी रेट था कुछ 3 से 7%, और जर्मनी का लिटरेसी रेट था कुछ 70 से 80%। उस टाइम के जो भारत को उसको लेके चल रहे थे गांधी जी, और उस टाइम के जर्मनी को लेके चल रहे थे तानाशाह हिटलर। तो आप पढ़ाई क्या करते हैं, उसके पीछे की मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि पढ़ाई करके अमीर भी सब बनते हैं। अमीर बनने वालों में से एक होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव सोचते हैं, ओसामा बिन लादेन होते हैं, उन्होंने भी सिविल इंजीनियरिंग करी हुई है बीटेक से। और एक इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति होते हैं, देश बदल रहे हैं, जो तकदीर बदल रहे हैं सबकी। करेक्ट। तो मोटिवेशन जरूरी है, बहुत जरूरी। मोटिवेशन नहीं तो आप, मतलब वही बताया ना मैंने, 12वीं पास रहोगे या फिर डिग्रीधारी बन के रहोगे। मोटिवेशन होना जरूरी है, आपके मोटिव होता है, मोटिवेशन मतलब मोटिव रहता है, आपके जीने का एक मोटिव होता है ना, अगर उद्देश्य होगा कुछ तो वो उद्देश्य होना बहुत जरूरी है कि आप क्या कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, क्या होगा इस करने से, वो होना चाहिए। छत्तीसगढ़ को आप आने वाले 10 सालों में कहाँ देखते हैं? क्या प्रोजेक्शन है आपका छत्तीसगढ़ का बारे में? मैं ये सुनना चाहता हूँ आज। छत्तीसगढ़ के हर जिलों में भिलाई टाइम्स का ही रिपोर्टर रहेगा। ये भी है, और देखो बहुत अच्छा है हमारा राज्य, बहुत अच्छा राज्य है, मतलब बाकी राज्यों की तुलना में ना हम बहुत बढ़िया है। छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा है, और आने वाले समय में बहुत तरक्की करने वाले हैं हम, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास जंगल है, हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास पानी है, हमारे पास उद्योग धंधे हैं ठीक ठाक, और हो जाएंगे। लोग अच्छे हैं, छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़िया का जो एक वो है डंका जो है आज बज रहा है,
डंका देश भर में बज रहा है। अच्छे अच्छे लोग हैं जो छत्तीसगढ़िया लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अच्छी बात है ना, सबसे अच्छा कि दयालु होते हैं हम छत्तीसगढ़िया लोग ना, बहुत दयालु होते हैं। मतलब ना, ठीक है यार, करन दे यार, हो जाए यार, अवन दे यार, इस टाइप के। मतलब ना एक्सेप्टेंसी जो होता है ना, स्वीकार्यता, हम छत्तीसगढ़ियों में ना ये परसेंटेज बहुत हाई रहता है। लोग बहुत पसंद करते हैं। और इसीलिए कि आज हम जहाँ बैठे मिनी इंडिया, ये भिलाई है, यहाँ पे सभी प्रकार के, सभी प्रांतों के, सभी जगहों के लोग रहते हैं। इसीलिए क्योंकि छत्तीसगढ़िया लोग बहुत स्वीकारता होते हैं। यहाँ पे आपको बंगाली मिलेंगे, यहाँ पे आपको तेलुगु मिलेंगे, यहाँ पे मराठी मिलेंगे, पंजाबी मिलेंगे, केरली मिलेंगे, मलयाली, सब मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लोगों ने उन्हें स्वीकारा है। और आज वो छत्तीसगढ़ियों के साथ रहते हैं, तब लगेगा नहीं कि कोई अलग वो है। बहुत नॉर्मल, इसलिए मिनी इंडिया कहते हैं भिलाई को। ऐसे ही नहीं बोलते ना, ऐसे ही नहीं बोलते, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया इसीलिए बोलते हैं। उसके पीछे बहुत सारे डेफिनेशन है, बहुत सारी कहानी है छत्तीसगढ़िया के पीछे। या स्कूल टाइम की क्या स्टोरी रही आपकी? लड़ाई झगड़े हुए कभी? स्कूल टाइम तो बहुत नॉर्मल रहा मेरा, लेकिन या बस प्यार किया आपने स्कूल में? देखो स्कूल में, देखो मुझे लगता है कि सबसे पहला जो प्यार होता है ना, तो माँ बाप से होता है। तो अपने वो तो कोई वो नहीं है, शक नहीं है। लेकिन जो लाइफ वाला जो प्यार होता है ना, वो स्कूल में शुरू हो जाता है आपके। बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे लड़कियाँ मिलती हैं, कोई आपकी क्रश होती है। और हो सकता है कई लोग का पहला प्यार तो टीचर होती है। हाँ, बहुत खूबसूरत सी टीचर होती है, जिसको लोग मैडम बहुत अच्छी है, मैडम बस देखते रहूँ, मैडम बस बोलते रहे, बस सुनते रहूँ। प्योर होते हैं ना वो बात। हाँ, वो एकदम प्योर दिल से वाला होता है। वो हर पिक्चर MP3 टाइप में नहीं होता। मेरा पहला प्यार ऐसा नहीं होता, लेकिन हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है प्यार। तो लड़कियाँ आती हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्ट होते हैं बच्चे को। आज की तारीख में तो, आज तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। आज के तो 5वीं 6वीं से चालू हो जाता लव शॉप। लेकिन हमारे समय में ये सब जो है टाइम के बाद होता था। 10वीं के बाद होता था, 11वीं से शुरू होता था, 12वीं से शुरू होता था। कोई दूसरे स्कूल की लड़कियाँ आती थी, तो सारे लड़के जो उसके ऊपर क्रश करते थे। हमारे स्कूल में भी हुए बहुत, हमारे साथ भी हुए बहुत। लेकिन प्यार चल रहा था और आपका संघर्ष भी चल रहा था उनमें। हाँ देखो, ऐसा नहीं एकदम से वो हो गया था। लेकिन स्कूल में, मेरे स्कूल में तो नहीं, लेकिन दूसरे स्कूल में वो थी। ट्यूशन में हम लोग मतलब ट्यूशन में देखती थी वो एक स्टोरी मुझे याद है। शायद मेरी बीवी मुझे मारेगी, लेकिन आज बताता हूँ मैं। ट्यूशन 11वीं क्लास की बात है, कॉमर्स में। हम लोग एक ट्यूशन में थे साथ में, और उसने पहली बार मेरी कॉपी मांगी थी, क्योंकि मैं पढ़ाई में थोड़ा अच्छा था। वो कॉपी में मैंने अपना नंबर, नाम नहीं लिखता था, अपना मोबाइल नंबर उसमें चालू गया था। यही जो नंबर है ना 9300 वाला, ये नंबर मैंने लिख रखा था। नहीं, उस समय कुछ और था, 9098424243, ये नंबर था मेरा। अभी मत लगाना कॉल, किसी और को लग जाएगा। तो वो नंबर था, वो नंबर लिखा रखा था मैंने। और धनतेरस के दिन उस लड़की का फ़ोन आता है। लक्ष्मी है, हर लड़की लक्ष्मी होती है। उसका फ़ोन आया और 2 मिनट तक कुछ बोली नहीं वो। मैं चुप था, क्या हो गया, सारा से फ़ोन कर रही। तो कॉपी ली थी उस दिन ट्यूशन में, कॉपी वही ली थी। ये सबके साथ होता है, कॉपी देने लेने के बहाने बहुत कुछ हो जाता है। तो 11वीं में वहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी, और 11वीं से लेकर लंबा पीरियड रहे साथ में। नाम नहीं लूँगा मैं, अब वो शादीशुदा है, मैं मामा बन चुका हूँ। लेकिन ठीक है, उसका हम लोग का रहा बहुत अच्छे से। और हम लोग साथ साथ उसके कारण ना मैं बहुत सारी चीज़ें कर पाया। टाइपिंग क्लास अटेंड कर पाया, साथ में हम टाइपिंग क्लास भी जाते थे। तो टाइपिंग मैं सीख गया, वो नहीं सीख पाई। कुछ सीखी, वो प्यार करना सीख गया। हाँ, वो सीख गई। और कॉलेज में वो मैं आगे निकल गया, वो पीछे रह गई। ऐसा भी हुआ। स्पोकन इंग्लिश भी जाते थे, तो वो पीछे रह गई, मैं सीख के आगे निकल गया। तो मैं पूरी आगे निकल गया, वो वहीं रह गई। उसकी शादी हो गई। नारित्व की निशानी होती है ना त्याग। हाँ यार, वो देखो नहीं, लेकिन उसने इंस्पिरेशन दिया मुझे, उसने मोटिवेशन दिया कि आगे बढ़ना है, आगे करना है। तो जर्नलिज्म में आने के पीछे की जो रीज़न थी, वो भी एक लड़की थी। वो उसके कहने पे ही मैंने लाइन चूज़ किया। उसके एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ पे एक चैनल है CG24 न्यूज़ करके। उससे मैं नया आया था। उस न्यूज़ में मैं रिपोर्टिंग भी करता था। सोचो 2011 से एकदम और पहले की बात है, शुरुआत की। तो वहाँ पे मैं एंकरिंग में मैं खुद करता था, ग्राउंड पे भी जाता था, वॉइस ओवर भी खुद करता था, टीवी में भी आता था। मैं साबुन से मुंह धो के बैठता था। मैं उस समय ज़्यादा नहीं था, तो टी-शर्ट भी पहन के बैठ जाता था मैं। तो नया चैनल था, लोकल चैनल था, टीवी पे जो आता था उस समय का, वो उसके कारण आया। उसके बाद मैं नई दुनिया 6 महीने के लिए गया। शुरुआत सबसे पहला अखबार में नई दुनिया था, शुरू के 6 महीने। उसके बाद तापस चतुर्वेदी जी मुझे दैनिक भास्कर राजनांदगांव भास्कर बुलाया, भास्कर राजनांदगांव। फिर वो जो कंटिन्यू रहे। फिर कॉलेज से 3 दिन गया ना मैं, शुरू के 3 दिन, फर्स्ट ईयर के 3 दिन। उसके बाद कभी कॉलेज नहीं गया, सिर्फ एग्ज़ाम देने जाता था, एग्ज़ाम फॉर्म भरने जाता था, एग्ज़ाम फीस भरने जाता था। बाकी कभी कॉलेज मोड़ के नहीं गया, क्योंकि
फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर ली जैसे तैसे करके ट्यूशन के भरोसे। ट्यूशन पढ़ता था मैं, ट्यूशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल तक ट्यूशन किया मैं, कोचिंग किया। बीकम देवांगन सर और दीपक साहू सर के यहाँ पढ़ा मैं, पढ़ाई किया। सबके नाम याद है मैंने? हाँ, सबके नाम याद है। और वो टीचर अगर मिलते हैं तो उनका पैर भी आज भी छूता हूँ। उनको बड़ा सीना चौड़ा होता है, लेकिन बताने में अच्छा लगता है कि बच्चा मेरा था यशवंत साहू, जिसको मैंने पढ़ाया है। भले ही 2 महीने पढ़ाया हो, भले ही 2 साल पढ़ाया हो, लेकिन उनको अच्छा लगता है। और उन टीचरों के आज भी संपर्क में हूँ मैं प्रॉपर। मैं मैसेज करते रहे तो मैडम प्रणाम, आपका आशीर्वाद है, बड़े खुश रहो बच्चे, बड़ा अच्छा लगता है तुमको देख के। तुम जब हम खाना खाने बैठते तो हम तुम्हारे वीडियो चालू करके बैठते घर में यूट्यूब पे, तो बड़ा प्राउड फील होता है, उनको अच्छा लगता है। बताते भी है ना कि मेरा बच्चा है, हमारा बच्चा है, ऐसा करके। तो वो स्कूल के टाइम की चीज़ें हैं, कॉलेज के टाइम की चीज़ें बड़ा अच्छे रहे। बड़ा वाकई में जो बोलते हैं ना, स्कूल लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ होती है, कॉलेज लाइफ आपकी सबसे बेस्ट लाइफ होती है। हालांकि मैं कॉलेज लाइफ जी नहीं पाया, स्कूल लाइफ को जी पाया। कॉलेज लाइफ जब बाकी मेरे दोस्त जी रहे थे तो मैं ऑफिस से चक्कर काटता था, ऑफिस में काम करता था, स्टोरीज में लगा रहता था, उस पर लगा था। अच्छा लगता है। अब उन कभी कभी कुछ दोस्तों के फ़ोन आते, भाई तेरे पास कोई जॉब है क्या, तो अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा बुरा भी लगता है कि यार वो शायद वो भी उस बैकअप पे चले जाते, वो उस लाइन पे चले जाते तो वो कर लेते। वो बस माँ बाप के पैसे उड़ाते रहे। कुछ दोस्त था, सारे दोस्त नहीं, कुछ दोस्त हैं मेरे जो उस समय अपने माँ बाप के पैसे उड़ाते रहे। ट्यूशन के नाम पे फीस मांगते थे कि ट्यूशन में फ़ीस देनी है 5,000 10,000 उस समय सोचो। और हम उस ट्यूशन की फ़ीस के लिए पैसे कलेक्ट करते होते थे। पापा चूँकि हम लोग ज़्यादा अच्छे फैमिली से नहीं थे उस समय, तो 200 और 300 रुपये के लिए बड़ा सोचना पड़ता था कि यार पापा से 200 रुपये मंगू कि नहीं मंगू, 300 रुपये मंगू कि नहीं मंगू। बड़े भाई चूँकि हम लोग का किराना दुकान था, किराने दुकान से पैसे मांगता था मैं। तो सबने मुझे पढ़ाया, घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, पेट्रोल के लिए पैसे देते थे उस समय। तो अलग ही संघर्ष बड़ा अच्छा रहा। स्कूल लाइफ बहुत अच्छा रहा, कॉलेज लाइफ बहुत अच्छा रहा। आपने बचपन में भी काम किया? नहीं है, एकदम से दूसरा कोई काम नहीं किया, लेकिन पेपर बांटे मैंने। पेपर अखबार जो पेपर बांटने काम था ना, वो कुछ दिन तक कुछ उसमें बांटे हैं। बाकी घर का जो काम है, मेरे घर में किराना दुकान है, किराने की दुकान में संभाला हूँ, काम किया वहाँ पे। खुद घर का तो करना पड़ता है। बाकी अलग से कोई कहीं और जॉब नहीं किया मैं, दूसरा कोई काम नहीं किया जर्नलिज्म को छोड़ के। क्योंकि 11वीं 12वीं बाद 1 साल कॉलेज, तब तक तो किराने की दुकान में ही पूरा था मैं। और सेकेंड ईयर में मैं भास्कर आ गया था, अलग से दूसरा कोई काम नहीं कर पाया। आपने भास्कर में इतने टाइम तक काम किया, मुझे आप ये बताइए कि एक मेरे हाथ तक पहुंचने तक एक खबर के पीछे कितनी बड़ी कहानी होती है और कितना एक लंबा सफ़र एक तय करती है एक न्यूज़। मेरे घर पे एक जब पेपर फेंक देता, उसके बाद जब सुबह 5 बजे या फिर 6 बजे फिर 7 बजे, आज की तारीख में 8 बजे तक आपके पास अखबार आता है ना, उसी टाइमिंग से अगले दिन छपने के लिए कसरत शुरू हो जाती है। आपको अखबार मिल गया 8 बजे, उसके बाद जो एक टीम 3 टीम काम करती है एक अखबार कंपनी में, 3-4 टीम होती है। एक सर्कुलेशन जो आपके घर तक अखबार पहुंचाने का काम करती है, आपके घर तक। हॉकर होता है, उसमें एक बड़ी टीम होती है, ये सर्कुलेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं। एक एडिटोरियल डिपार्टमेंट होता है जो संपादकीय टीम होती है, जिसमें मैं काम किया हूँ। जो पत्रकार होते हैं, एक रिपोर्टर होता है, एक सीनियर रिपोर्टर होता है, एक चीफ सब एडिटर होता है, एक सब एडिटर होता है, एक एडिटर होता है। वो एक एडिटोरियल टीम होती है जो प्लानिंग करती है कि आज के अखबार में क्या छपेगा। तो प्लान करते हैं। आज की तारीख में चूंकि आज तो इनडिज़ाइन पेज हो गया है, ऑनलाइन बहुत तगड़ा हो गया है, तो आजकल वो नहीं इशू नहीं है, बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो भिलाई में पेज बनता है, जैसे हम भिलाई की बात करें, भिलाई भास्कर छपता कैसे, तो भिलाई में पेज बनता है। एक रिपोर्टर पहले सुबह प्लान करता है कि भैया आज मेरे पास ये खबर है, वो अपनी खबर दे दिया, प्लानिंग कर दिया। फिर 12 बजे मीटिंग कंप्लीट हो गया, 12 बजे से लेकर वो 4 बजे तक फील्ड में रहता है। कुछ फील्ड में रहते हैं, कुछ लोग सो भी जाते हैं, तो ऐसे भी बहानेबाजी लोग रहते हैं। जिनके पास खबरें पक्की रहती वो सो भी जाते हैं घर जाके। फिर 4 बजे आकर अपना खबर फाइल किया, 7:30-8 बजे तक उसकी टाइमिंग रहती है एक रिपोर्टर की। 7:30-8 तक एक जो सब एडिटर होता है, सब एडिटर वो कॉपी चेक करता है। कॉपी चेक करने के बाद उसको पेज में भेजता है, मतलब ये हेडिंग होगी, ये इंट्रो होगा, ये पैरा होगा, ये इसमें 3 बॉक्स और लगेंगे, 2 बॉक्स और लगेंगे खबरों का। क्योंकि सुबह जो प्लानिंग हुई इसके हिसाब से शाम को खबर आई कि नहीं, ये चेक करने वाला चीफ सब एडिटर होता है, जो सिटी चीफ बोलते हैं, वो चेक करते हैं। चेक करने के बाद पेज पे आता है। पेज लगने के बाद एक डिज़ाइनर होता है, पेज लगाता है। पेज लगाने के बाद फाइनल कॉपी चेक होती है, पेज चेक होता है। वो चेक होने के बाद संपादक के पास जाता है। संपादक उसको चेक करता है कि हेडिंग गलत तो नहीं है, ये खबर ऐसी जा रही नहीं जा रही है, कहीं कोई एक तरफा तो नहीं जा रहा है। क्योंकि जर्नलिज्म में कभी किसी एक तरफा आप नहीं डाल सकते, आपको दोनों पक्षों को बैलेंस करके रखना पड़ता है। तो वो सब देखने का काम एक संपादक का होता है। संपादक जब उसको रात की 11 बजे यहाँ से कॉपी ओके करता है, रात की 11 बजे, तब वो छपने के लिए मशीन पर चढ़ता है। 11:40 को अखबार छपने पर जाता है। उर्ला, चूँकि ऑलमोस्ट सारे अखबारों के प्लांट उर्ला रायपुर में है, तो वहाँ छपता है। तो 3-4 बजे गाड़ी रवाना होती है, 3-4 बजे तक पेपर छप जाता है।
दैनिक भास्कर मेन छपता है, बाकी वो भी छप जाता है, तो 3-4 बजे तक ऑलमोस्ट छप जाता है। और 4 बजे वहाँ से टैक्सी रवाना होती है लेके, गाड़ी पेपर लेके, और पेपर आती है पेपर आता है आपके पास हॉकर के पास, हॉकर से आपके घर तक आता है। पूरी कसरत होती है। एक जो टीम होता है इसमें मार्केटिंग टीम, जो विज्ञापन का काम करती है, विज्ञापन लाने का काम, जिन्हें लक्ष्मी पुत्र कहा जाता है। और अखबारों में लक्ष्मी पुत्र की ज़्यादा सुनी जाती है क्योंकि पैसे कमा के वही देते हैं। और हम लोग को सरस्वती पुत्र कहा जाता है जो पत्रकार होते हैं। और सरस्वती पुत्र से ज़्यादा लगाव लक्ष्मी पुत्र पे होता है प्रबंधन का, क्योंकि पैसे कमा के वही देते हैं। तो मार्केटिंग वालों का भी एक बड़ा काम होता है, बड़ा चैलेंजिंग रहता है कि आपको अखबार के लिए ऐड लाने हैं, आपको टीवी के लिए ऐड लाने हैं, आपको वेबसाइट के लिए ऐड लाना है, तो उनके लिए भी चैलेंजिंग होता है। और एक ऐड के साथ चीज़ें चलती रहनी चाहिए दोनों, ताकि बैलेंस रहे, आपका जर्नलिज्म भी सरोकार रहे और ऐड भी आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे, वो भी जरूरी है दोनों। ये हो गई एक अखबार की बात जी। अब भिलाई टाइम्स कैसे वर्क करता है? भिलाई टाइम्स की वर्किंग जो है सुबह से हमारे मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं है हमारे पास कि यार इतने से इतने टाइम तक काम करने। हमारे यहाँ सब लोग 24 घंटे काम करते हैं, सब लोग 24 घंटे सोचते हैं, सब लोग 24 घंटे फील्ड में लगे रहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे पास सबसे जो अच्छा हमारी जो यूएसपी है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है। हमारे पास 1500 ज़्यादा व्हाट्सएप अलग अलग नंबरों पे ग्रुप है, अलग अलग नंबरों पे 1500 ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे हर खबर उन सभी ग्रुप्स में शेयर होती है, उन सभी ग्रुप्स तक जाती हैं। और हर ग्रुप में, एक ग्रुप में अगर बात करें 800 होंगे, 400 भी होंगे, कुछ 500 भी होंगे, कई 1013 लोग भी होंगे जितनी लिमिट है। हर ग्रुप में इतनी संख्या है, तो लोग बैठे हुए हैं जहाँ पे इंतज़ार करते हैं कि यार अगली खबर क्या आने वाली इस ग्रुप में। तो हम सारे वीडियो शेयर करते हैं, सारी खबरें शेयर करते हैं, सारे इंस्टाग्राम के रील भी शेयर करते हैं, कुछ उसमें रील। तो सबकी वर्किंग है, यूट्यूब और वेबसाइट की टीम दोनों एक साथ ही चलती है, क्योंकि अलग से कोई हमारे पास इतनी ज़्यादा टीम नहीं है कि हम यूट्यूब के पैरेलल अलग से कोई टीम खड़ी कर ले। मैं भी वेबसाइट के लिए खबर लिखता हूँ, लावेश भी वेबसाइट के लिए खबर लिखते हैं, आदित्य भी वेबसाइट के लिए खबर लिखते हैं, लेकिन शाम को यही लोग यूट्यूब के लिए भी काम करते हैं शाम को, क्योंकि उनको वीडियो भी दिखाना है। तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई संस्थान होगा जहाँ के एक रिपोर्टर जो है 2 काम करता हो। हमारे यहाँ तो सब काम करते हैं, ऑलराउंडर है हमारे यहाँ सब। ऑस्ट्रेलिया टीम की तरह सब कोई बैटिंग भी कर लेता है, उससे आप बॉलिंग करवा के मैच भी जिता सकते हो, तो बॉलिंग करते हो उससे बैटिंग भी करा सकते हो। भैया तो हार्दिक पांड्या टाइप दिखते हैं। हाँ, उनकी वीडियो एडिटिंग बड़ा ज़बरदस्त है नागिन भाई की। वीडियो एडिटिंग करते हैं, आशीष है, दोनों बढ़िया अच्छे एडिट करते हैं। नागिन भाई हमारे सीनियर साथी है, साथ वाले, तो इनका एडिटिंग बहुत अच्छा है। क्योंकि ट्रेलर काटना बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब आपको वीडियो में कैसे जोड़े रखना है, ये उनके लिए चैलेंजिंग होता है। भाई शुरुआत अगर 40 मिनट का वीडियो है, तो 40 मिनट की वीडियो में कैसे आपको बांध के रखे, वो उनका चैलेंज होता है कि आपको ट्रेलर में ऐसा क्या रखे जो आप बने रहो कि आगे आपको ये सब दिखने को मिलेगा। तो वो एडिटर का चैलेंज होता है, वो हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं। मैं आज तक कभी ये नहीं बताता कि यार एकदम इसको ऐसे कर ले वैसे, पूरी क्रिएटिव फ्रीडम है, पूरी क्रिएटिव टीम है, और वो कर लेते, फ्रीडम भी है, वो जो अच्छा लगता है कर लेते हैं। बाकी हम आज तक कभी कोई करेक्शन नहीं कराया कि यार ये नहीं रखना था, वो रख दिए, ये कर दिए, कैसे, कभी नहीं। एक आध दिन कभी कभी होता है, लेकिन एकदम से नहीं होता। हेडलाइंस पढ़ के कभी आपको चमकाने के लिए कॉल नहीं आया? अच्छा रुक जा यशवंत बताता हूँ देखो। हाँ ऐसे आया ना, भास्कर में बहुत आया है, भास्कर के दौरान आया बहुत सारे। एक पार्षद आज भी जब भी मुझे मिलता है चाय की दुकान में, बोलता है तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि उसके मैंने लाखों का जो है प्लॉट पे मैंने कार्रवाई करा दिया था, बीएसपी की ज़मीन पे प्लॉटिंग कर दिया था वो। तो आज भी मुझे जब दिखता है तब बोलता है तू मुझे बर्बाद कर दिया है। कर ठीक है भाई, बर्बाद कर दिया, लेकिन वो मेरा काम था। आप पेड़ काट के प्लॉटिंग कर रहे हो, ये कहाँ तक सही है? कभी बीएसपी की ज़मीन पर कर रहे हो, बीएसपी वालों ने कार्रवाई की, मेरा काम था दिखाना, पेड़ काट के आप प्लॉटिंग कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। तो ऐसे लोगों के फ़ोन आए, इसके अलावा कई जान से मारने की धमकी टाइप से कुछ। हाँ मतलब अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं बोलते कि मर्डर कर देंगे, खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं बोलते, लेकिन बोला ठीक, हाँ ऐसा नहीं बोलते, लेकिन ये बोलते कि यार ठीक नहीं कर रहे हो, संभल जाओ, घर है, परिवार है, तुम्हारी खुद की जिंदगी है, यही नेहरू नगर चौक से आते हो, यही सुपेला चौक 4 लेन में चलते हो, ऐसा टाइप के धमकाते हैं। तो ठीक है, कुछ नहीं होता, वैसे धमकी चमकी वैसे धमकाने वाले धमकाते रहेंगे। अभी अवैध प्लाटिंग पर हमने काम किया, तो उस पर कुछ लोगों के फ़ोन आए कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो, वैसा नहीं कर रहे हो, लेकिन हम अपना काम करते रहे, कार्रवाई हुई उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। फ़ोन आते रहते हैं, ऐसा नहीं है, चलते रहते हैं, वो डरने और डराते रहते हैं। उनको लगता है कि हम डर जाएंगे, लेकिन डरेंगे तो फिर और डराएंगे वो। तो काम करते रहो, आप नियम में रह के काम करो, ऐसा नहीं कि एकदम संविधान से हट के आप काम करो, संविधान में रह के काम करो, एक जो नियम होता है उसके तहत काम करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका फैक्ट का भी गलत नहीं होना चाहिए। जिस दिन अगर कोई रिपोर्टर फैक्ट के साथ छेड़खानी किया, उस दिन उसको नुकसान होगा। हम फैक्ट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते, जो सच है वो है तो है, वही दिखाते हैं। अलग से कोई मिर्च मसाला नहीं डालते, इसमें ऐसा डाल दो तो वो मिर्च हो जाएगा, बहुत अच्छी सब्जी बन जाएगी, ऐसा नहीं है। जो है वो है, प्रेजेंट कर देते हैं। बाकी ऐसे कुछ होते हैं, ऐसे अवसर भी आए कई बार धमकी चमकी वाले। एक ठेकेदार, मुझे याद है कि ये जो रोड है जिसको खड़े हम लोग, जुनवानी रोड, कोका रोड,
इस रोड की कहानी मुझे याद है, 2016 के आसपास की बात है। ये रोड बन गई थी, बनने के बाद उखड़ गई थी। इसकी स्टोरी कर दी थी मैंने। स्टोरी करने के बाद बहुत बड़े शहर के ठेकेदार हैं, वो दुर्ग के रहने वाले हैं, उनको मैंने सीधी बात के लिए फ़ोन लगाया कि भैया आपने घटिया रोड क्यों बनाई। उस समय सीधी बात करते थे हम लोग, बड़ा तेज़ होते थे, बहुत अंदर से तेज़ होते थे हम लोग, तीखा पूछते थे और वो छपता भी था ना, जैसा पूछोगे वैसा छापना भी आपको। अच्छा। हाँ, तो मैंने पूछ दिया था कि आपने इतनी घटिया रोड क्यों बनाई। तो उस ठेकेदार का जवाब था कि तुमको क्या करना। तो मैंने कहा भैया पब्लिक के लिए रोड है, कम से कम ठीक बना लेते, अच्छा बना लेते। एक काम करो, तुम आके बात करते हैं, तुम आओ मिल के बात करेंगे। वैसे ही लिखा था, तुम आओ मिल के बात करेंगे, चाय पीते हैं आपके साथ करके, हेडिंग थी वही ना, तुम आओ मिल के बात करेंगे चाय पीते करके। अगले दिन ठेकेदार पागल हो गए कि अरे तुम जैसा बोला वैसे लिख दिया। तो मैं फिर फ़ोन लगाया, यार आप तो साहू जी वैसे लिख दिए जैसे मैं बोला, तो वही तो लिखना है ना, जैसा आप बोलोगे वैसे ही लिखना है मेरे को। इसलिए फ़ोन लगाया था, आपको वर्जन के लिए फ़ोन लगाया था ना। तो फिर अगले दिन वो थोड़ा सा चीज़ों को सुधारा, वो कि ठीक भैया वो करता हूँ, उसको सुधारता हूँ। इंजीनियरों ने बत्ती लगाई उसकी, फिर दोबारा रोड को खोद के बनाना पड़ा, काफ़ी नुकसान हुआ था उसको। तो वैसे भी होते हैं, सीधी बात करके अपन ने जैसा पूछा वैसे लिख दिया, ऐसे मज़ा आता है उसमें भी। कुछ खतरनाक ऑपरेशन के बारे में बताओ ना। हाँ, 2-3 ऑपरेशन, हाँ अच्छा किए, 2-3 स्टिंग ऑपरेशन है मेरे लाइफ में। 2 स्टिंग ऑपरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था। मतलब मैं जब वो समय की बात है जब कई लोग ऑफर भी किए, मतलब सोचो 2011-12 में आपके पास 50,000 रुपये लेके आए 2011-12 में, वो समय बहुत होता पड़ा। आज की तारीख में 5 लाख 10 लाख की बात करें, तो वो स्टिंग ऑपरेशन कई लाइफ में आए जिसपे लोगों ने बहुत ऑफर किए कि यार पैसा रख लो पैसा रख लो, लेकिन वो वक्त पैसे कमाने का नहीं था, वो वक्त नाम कमाने का था, जो शुरुआती दौर था मेरा। तो मुझे याद है टेट का फॉर्म आया था 2011 में, एकदम नया नया, क्योंकि उस समय शिक्षक भर्ती के लिए आपको जो टीचर एजुकेशन एलिजिबल टेस्ट होता है टेट, वो एग्ज़ाम फाइट करना जरूरी होता है। बट बड़ी काली बाजारी हो रही थी उस समय, एकदम काला बाजारी। सुबह 4 बजे से पोस्ट ऑफिस में लाइन लगी रहती थी, पोस्ट ऑफिस से लाइन ले जाके फॉर्म ले जाके अपने बुक डिपो में सप्लाई कर रहा था, मुझे याद है राजनांदगांव में। तो उसका स्टिंग ऑपरेशन कर दिया था सुबह 4 बजे जाके, और दिखा दिए थे हम लोग कि टेट का जो फॉर्म है वो 50 रुपये फॉर्म 500 रुपये में बिक रहा है, उस समय 500 रुपये में बिक रहा है। छाप दिए, अगले दिन भाई जेल चले गया, मुझे दुर्ग भेज दिया गया कि तुम 1 हफ्ता दुर्ग में रहना करके। तो मैं दुर्ग में 1 हफ्ते रहा हूँ, दुर्ग शहर में अपने नानी के घर रहा हूँ 1 हफ्ता, क्योंकि जिस इलाके का वो आदमी था वो बड़ा खतरनाक इलाका था वहाँ का। तो हो सकता है कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि मेरी लिखी हुई खबर से वो जेल चले गया 1 हफ्ते के लिए जेल गया, तो मैं भी 1 हफ्ते यहाँ था। वो ये होगी राजनांदगांव की बात। उसके बाद ना कलम से तलवार लड़ते थे आप? हाँ, मतलब बड़ा मजा आता था, बड़ा जब शहर में छपता था ना खबर कि यार यशवंत साहू ने, तो बात करते थे भाई यशवंत साहू ने फाड़ दिया, यशवंत साहू ने बजा दिया, लिख दिया, क्या जिगर है। तो वो मज़ा आता था उस समय की। और वो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है पत्रकार की, जब आपकी लिखी हुई खबर पे इतनी चर्चा हो, इतनी बातें हो, तो बड़ा मज़ा आता था वो। तो ये एक वो स्टोरी होगी। दूसरी स्टोरी मुझे अभी बता रहा हूँ 2018-19 की बात है, 18 के आसपास की बात होगी। एक शराब दुकान, अवैध शराब बिक्री का स्टिंग ऑपरेशन करना था। मैंने वो गेटअप बनाया, उसके लिए अपना शर्ट का वो फाड़ दिया, जेब फाड़ा और कपड़ा को ऐसे ही पहन लिया, और नॉर्मल एकदम गंदे कपड़े, एकदम दरवाहा टाइप का, मधार टाइप का, वो लुक किया। और करने के बाद मैं चले गया शराब खरीदने के लिए। जैसे तैसे करके वो स्टिंग ऑपरेशन हो गया। स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो उस दिन एक और स्टोरी करनी थी, शराब की 2-3 स्टोरी करनी थी। जामोल गया, जामोल में नहर किनारे शराब लेनी थी, शराब खरीदा, पहली बार में शराब खरीदा, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड ढंग से नहीं हो पाया, वो फुटेज ही नहीं आया। अब क्या करें, फुटेज नहीं आ रहा तो फिर हम दोबारा गए कि यार चलो एक काम करते हैं, दोबारा जाना चाहिए। तो फिर मेरे साथ में अजीत सिंह भाटिया जी थे, जो फोटोग्राफर है, आज भी है। तो उस दिन शनिवार का दिन था, शनिवार के दिन चूँकि वो अब प्लान किया दोबारा कैसे शूट करें, दोबारा कैसे उसको स्टिंग करें। तो एक काम करें, बोले चलो दोबारा लेने चलते हैं। तो जो दारू था 90 रुपये का, जो देशी मदिरा प्लेन जो लिखा रहता है, वो देशी पीना पड़ा मुझे, देसी दारू, क्योंकि वो शनिवार का दिन था, बजरंगबली को मानते हैं भयंकर, तो वो नहीं पिए। मुझे तो ठीक है, मैं भी मानता हूँ, तो ऐसा नहीं कि शनिवार को नहीं पीता वाला कोई मेरे पास वो नहीं है, कर्म सर्वोपरि वाले। हाँ ठीक है, चलो, तो कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो उस दिन मुझे दारू पीना पड़ा और 2 पैक मारा, 2 पैक देसी दारू मारा, ताकि दोबारा उसके पास जाके दारू खरीद सकूं, उस स्टिंग ऑपरेशन को कंप्लीट कर सकूं। तो दोबारा जब गया ना, तो थोड़ा सा नशे की हालत में था, तो उसको लगा कि यार हाँ इसको जरूरत है, एक और दे देता हूँ करके। वो आप रियल में थे क्या? हाँ, रियल में भाई, दारू पी के गया था मैं। तो दारू पी के मैं उसको स्टिंग किया, और वो स्टिंग सक्सेस रहा। ऑफिस आया, ऑफिस में किसी को नहीं बताया हमने शाम तक कि मैं दारू पी के ऑफिस आके स्टोरी करके जा रहा हूँ, और स्टोरी मैंने लिखी
अगले दिन छापा, सुबह नींद खुली मेरी तो 2 पैक कुछ होता नहीं है, मैं दारू पीता नहीं वैसे भी, लेकिन उस दिन मजबूरी थी, दारू पीना बड़ा गंदा रहता, देसी दारू बहुत बेकार था, पानी में डाल के पिए थे हम लोग, पानी पोंछ लेके, और डिस्पोजल और नड्डा खाए थे, मुझे याद है नड्डा बड़ा गंदे तेल वाला, हाँ तेल वाला, गंदे तेल क्या बोलोगे, उस बचपन हम लोग भी बहुत खाए, उस नड्डे के साथ वो दारू पिए थे और वो स्टिंग कंप्लीट हुआ था ऑपरेशन। ऐसा कि स्टिंग ऑपरेशन मुझे याद है कि हम लोग गए थे, सुबह 4 बजे निकले थे, कोमल वर्मा और मैं, कांकेर और धमतरी का बॉर्डर है चारामा, उस चारामा बॉर्डर में उस समय आरटीओ में जो वो होता है ना कि क्या बोलते हैं, गाड़ी पास कराने के नाम पे जो पैसे लेते हैं, ओवरलोडिंग गाड़ी, टैक्स वैक्स में नाम उस पर, तो उसको स्टिंग कर रहा था कि कैसे आरटीओ के जो बैरियर होते हैं वहाँ पे पैसे दिए जाते हैं, वहाँ पे टिकट दिए जाते हैं, टिकट के नाम पे बड़ा खेल होता है वहाँ पे, तो उसको शूट करना था। तो हम 4 बजे निकल गए सुबह और 10 बजे के आसपास हम पहुँचे वहाँ पे। 10 बजे पहुँचने के बाद हम स्टिंग करते रहे, हमें 2 लोगों ने देख लिया, और चूंकि हमारी गाड़ी बहुत दूर में थी और मैं उस जगह पे था जहाँ चेक पोस्ट पे जहाँ पे स्टिंग करते हैं, उन्हीं लोग के साथ खड़े होके ऐसे हम लोग कैमरा ऑन करके स्टिंग कर डाले। मेरा कोमल वर्मा साथी जो दूसरा साथी था वो दूर से कवर किया, और हम लोग को वो देख चुके थे कि यार ये लोग कोई अलग टाइप का आदमी है, ये पत्रकार है या फिर कोई और है, विजिलेंस वाले होंगे, तो वो लोग देख चुके थे। मैं इशारा किया कोमल भैया को, कोमल भैया आप बस में बैठो यात्री बन के और आगे आना करके, दूर से बस आ गई मेरे पास, फिर मेरे पकड़ लिए, भाई तू कौन है, तो ये मोबाइल वोबाइल क्या कर रहा है, तो फिर अपने आप को मैं ये बताना पड़ा कि भैया मैं सामने वाले गाँव जा रहा हूँ, शादी में आया हूँ, शादी में जा रहा हूँ। वहाँ से जैसे तैसे करके भागे, हमारी गाड़ी वहीं छूट गई थी, फिर वापस आए, कुछ घंटे इंतजार करने के बाद, जब तक वो चले नहीं गए वहाँ से, वापस आए, फिर गाड़ी पकड़ के आए। और उस दिन मुझे याद है कि सुबह 4 बजे निकले थे, उस दिन ब्रश भी नहीं किए थे, और वापस आके हमने स्टोरी फाइल की, रात को 8 बजे घर गए, तब जाके ब्रश किया। उस दिन बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन काम करना था, वो स्टोरी करनी थी, और स्टोरी जो छपी उस दिन पकड़ लेते तो बिना ब्रश करे पिटते आप लोग ना। हाँ, पिटाई अलग होती है, हम लोग को जेल भेज देते कि ये आरटीओ वाले ना, उनके साइड पुलिस वाले हैं, आरटीओ वाले हैं, तो कुछ भी आरोप लगा के हम लोग को जेल भेजवा सकते थे वो। लेकिन जब स्टोरी जब फ्लैश हुई, देश हमने अलग अलग राज्यों से स्टोरी कराई गई थी उस पर, तो एक पार्ट मेरा भी था, कांकेर धमतरी बॉर्डर पे गया मैं, और जब जबरदस्त छपा स्टोरी तो पूरा प्रदेश हिल गया था कि आरटीओ में इस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है उस समय। क्योंकि नितिन गडकरी जी ने एक बात कही थी, लक्ष्मी दर्शन होते हैं आरटीओ में, जब उसमें नए नए मंत्री बने थे, जो 14 के बाद चूंकि केंद्रीय परिवहन मंत्री बने थे, तो उन्होंने एक बयान दिया था, उस बयान को पकड़ के हमने स्टोरी की थी कि लक्ष्मी दर्शन वाकई में आरटीओ में होते हैं। तो वो स्टोरी बड़ा शानदार था, जानदार था, मज़ेदार था। जब छपा, इम्पैक्ट आया, इम्पैक्ट आने के बाद हम लोग को अप्रिशिएट किया गया, बहुत अच्छे रहे। सोशल कॉज की चीज़ें हम लोग बहुत किए, मतलब नो पॉलीथीन कैंपेन हो गया, और पर्यावरण को लेके वो मोदी जी वाली बात आपको बताया था कि मैं, मोदी जी आ रहे थे 14 जून 2018 को, तो पेड़ काटने की तैयारी थी सिविक सेंटर के पीछे, पेट्रोल पंप, चोपड़ा पेट्रोल पंप के पास में, मोदी जी के लिए रूट बना रहे थे। फॉरेस्ट एवेन्यू से मोदी जी को लाएंगे जयंती स्टेडियम, तो रूट था पेड़ काट कर लाने का, प्लानिंग थी बीएसपी वालों की, उस समय प्लानिंग थी। तो ये पता चल गया हम लोग की यार कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो हमने स्टैंड लिया कि यार नहीं, गलत है, एक पेड़ भी क्यों कटना चाहिए। तो हमने स्टैंड लिया, कम से कम हज़ारों पेड़, उस बहाने से हमने बताया, लिखा कि मोदी के लिए हज़ारों पेड़ों की बलि, डायरेक्ट लिखे, पीएम मोदी के लिए हज़ारों पेड़ों की बलि देने की तैयारी करके, प्रधानमंत्री के खिलाफ खबर लिख रहे हो आप कि वो करना करके। हमने स्टैंड लिया, और स्टैंड लेने के बाद खबर छापी, खबर छापने के बाद पूरा शहर हिल गया कि यार एक पेड़ भी क्यों कटना चाहिए। उसका बहुत अच्छा एप्रिशिएशन रहा, लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार किया उस दिन। उस समय सोचो कि ज़्यादा ट्विटर होता नहीं था उस समय, सब पीएमओ वगैरह को टैग हुआ, पीएमओ से भी रिस्पांस आया, बीएसपी हिल गया। उसके बाद उन्होंने, बीएसपी ने और जिला प्रशासन ने रूट चेंज किया कि हमें पेड़ भी नहीं काटने हैं और रूट भी बना लेना बढ़िया। तो वो एक अच्छा एक वो था, मतलब अच्छा, बहुत सुखद अनुभव था, हमें एक पेड़ भी बचा पाए, ये हमारे लिए बड़ी बात है। हमने हज़ारों पेड़ उस समय बचा लिए थे उस स्टोरी के बहाने। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हमने की उस बीच में, बड़ा मज़ेदार था उसमें। पेड़ बचाया, अभी आईपीएल में भी हर एक डॉट बॉल पे कुछ कितने पेड़ लगा रहे हैं, 500। हाँ, अभी कंटिन्यू है जब तक कि डॉट बॉल, हाँ वो भी अच्छा कर रहे हैं, मतलब। लेकिन दुख इस बात का, सिर्फ साले बोलते हैं, करते कोई नहीं, मतलब चाहे सिस्टम के लोग हो। आप देखो ना, आप अंजोरा से राजनांदगांव चले जाओ, एक समय था हरियाली था, पूरे पेड़ कट गए हैं। आप पुलगांव से बालोद चले जाओ, बालोद रोड, वहाँ पे भी हरियाली खत्म हो गई है, रोड किनारे पूरे खत्म हो गए। पाटन रोड चले जाओ, ये लोग दावा करते कि हम पेड़ काटेंगे तो इतने गुने पेड़ वापस लगाएंगे, लेकिन पेड़ कहाँ लगाते पता नहीं। अभी आने वाला 5 जून बड़े बड़े बात करेंगे, सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाए हम, बेहतर कल के लिए आज लगाए पेड़, ऐसा करके बहुत सारे हौसले होते हैं, लेकिन ग्राउंड पे नहीं हो रही चीज़ें। लेकिन गलत है। हम जिस जगह में बैठे हैं, ये पटरी पार का इलाका है जुनवानी, यहाँ पे गर्मी बहुत है, और ठीक आप चले जाओ टाउनशिप का कोई भी सेक्टर पकड़ लो, जहाँ पे पेड़ है, हरियाली है, बड़ा आनंद है, टेम्परेचर मस्त
नॉर्मल है, लेकिन जस्ट अपोजिट पेड़ नहीं है। अभी भिलाई की कानून व्यवस्था के बारे में आप क्या कहते हैं, जो थोड़े दिन पहले तक थी और कल के बाद? नहीं, बढ़िया है। कानून व्यवस्था पहले भी अच्छी थी और अभी थोड़ी और अच्छी हो गई थी। लोगों के बीच में कानून के प्रति पुलिस का भय नजर आता था, जो जरूरी है। एक पुलिस का भय होना चाहिए। IPS डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए बहुत सारे मामलों में, बहुत क्रिएटिव रहे वो साहब। मतलब कि लोगों को कैसे जोड़ना है कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से। He knows that. हाँ, वो बहुत अच्छे से समझते थे, बहुत अच्छे से जानते थे। आपने जो इंटरव्यू भी किया है तो पता ही होगा कि उनका विचार क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है। तो बहुत अच्छा है और अच्छा रहना भी मैंने चाहिए। आपकी वीडियो में देखने के बाद ही सोचा था कि उनसे बात करी हाँ, जाएगी। टकराए भी थे वहाँ पे। तो IPS पल्लव साहब ने बहुत अच्छा क्रिएटिव इनिशिएटिव किया और लोगों को बदल दिया, चेंज आया लोगों के बीच में, ये अच्छी बात है उसमें, नो डाउट। आने वाले समय में अब नए SP आ रहे हैं, IPS सलभ कुमार सिन्हा जी, उनसे भी उम्मीद रहेगी भिलाइयंस को कि इनसे अच्छा और क्या हो सकता है वो करें। तो आपको भिलाई से क्या उम्मीद है? भिलाई से उम्मीद है कि भिलाइयंस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत प्यार करते हैं। अपने भिलाई से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, बहुत अपने भिलाई से बहुत प्यार करते हैं, अपने कला से बहुत प्यार करते हैं, अपने काम से बहुत प्यार करते हैं। तो अच्छे काम की कदर करते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। उनको लगता है कि यार ये अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी कदर करनी चाहिए, तो वो कदर करते हैं। और ये बुरा काम कर रहे हैं तो उनको हटाना चाहिए, तो हटा भी देते हैं वो, मतलब साइड करके। तो भिलाइयंस बहुत अच्छे हैं, मिनी इंडिया है, लोग प्यार करते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़िया सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बाकी दूसरे कास्ट के भी लोग हैं, तो वो सब प्यार करते हैं। और अच्छा है, बढ़िया है भिलाइयंस। यही उम्मीद है कि वो प्यार ऐसे ही बरकरार रखे, सबके ऊपर प्यार बरसाया रहे, बरकरार रखे। हमारा भिलाई स्टील प्लांट, हमारी देश की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हमारे पास है, ये हमारे बड़ी बात है। और जब हम कोई शहर जाते हैं तो मैं अपना परिचय ये देता हूँ कि आप जिस ट्रेन में बैठे हैं उस ट्रेन की पटरी हमारे शहर में बनती है। ये एग्जाम्पल है, ये बताने की जरूरत भी है कि हम घर वाली बात हमारे लिए कि वो भी खुश जाता है। अच्छा, आपके यहाँ रेल पटरी बनती है? रेल पटरी नहीं, विश्व की सबसे लंबी रेल पाथ हमारे यहाँ बनती है। वो 130 मीटर वाला रेल पाथ हमारे पास है, तो 200 के आसपास हम जाने वाले हैं। तो वो भिलाई में हम रहते हैं, ये बड़ा प्राउड मूवमेंट है। और अब तो इतनी रेल पटरी हम बना चुके हैं कि 9 बार हम पृथ्वी को लपेट लेंगे ना, 9 बार रेल पटरी से, उतनी रेल पटरी हम बना चुके हैं, 9 बार हम पृथ्वी को लपेट सकते हैं। इस बात का घमंड, इस बात का हम घमंड भिलाइयंस को है कि हम वो भिलाई के लोग हैं। बिल्कुल। बाकी मुझे लगता है कि सारी चीज़ें तो होगी। बहुत मजा आया भैया मुझे बात। माय नेम इज यशवंत साहू एंड आई डोंट नो हाउ एल्स टू बी वायरल। और हु इज़ वायरल चैनल है, उनके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतने इनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत सारे संसाधन के साथ ये इंटरव्यू करने आते हैं और उन लोगों को दिखाते हैं जिनको आप देखते हो। तो उनके पर्दे के पीछे की कहानी, उनकी इनसाइड स्टोरी ये दिखाने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि इतना पेशेंस, इतना टाइम देना किसी वीडियो बनाने के पीछे, ये बड़ा है, चैलेंज रहता है। उनको सैल्यूट है और इनको सैल्यूट आप जो है इनके जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके करिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ना इन्हें पैसे कटने वाले हैं, ना आपका पैसा कटने वाला है। तो सब्सक्राइब करके इन्हें मोटिवेट करिए, बच्चों को मोटिवेट करिए। इनका इंस्टाग्राम पेज है उसको भी फॉलो करिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया, बहुत अच्छा लगा कि अपनी पूरी फ्लैशबैक पे गया, अपनी लाइफ पे गया मैं। तो इन्हें मोटिवेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, तो मोटिवेशन ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा ना? बढ़िया भैया, ग्रेट। एक भी झूठ नहीं बोला भाई ना, मैं सब एकदम सच बोला।